स्टोरी के स्टार्टिंग में हम हमारी फीमेल लीड वैनियन को देखते हैं जो अपने स्कूटर से जा रही थी। तभी उसकी बेटी एनन उसका रास्ता घेर लेती है। वैनियन कहती है एनन क्या कर रही हो, मम्मी को डिलीवरी के लिए लेट हो रहा है। एनन कहती है मम्मी अब कल लेट हुई थी तो 45 कटे थे, परसों आपने डिलीवरी सामान गिरा दिया 75 कट गए। ऐसे तो मेरे और मेरे भाई के पास खाने के लिए भी पैसे नहीं बचेंगे, तो आपको जल्दी शादी करने के लिए कोई लड़का ढूंढना होगा, हमारे लिए डैडी ढूंढो। वो सोचती तुम्हारे डैडी। और हम पास्ट का सीन देखते हैं। वैनियन की वी फैमिली वाले उसके पीछे पड़े थे कि हमने तुझे इतने सालों से पाला है, तुझे बुढ़े से शादी करनी होगी, और उसे नशा दे दी था, बट वो जान बचा के भाग रही होती है। दूसरी तरफ वहीं पे कार में हमारा मेल लीड बैठा होता है मिस्टर जिंग। उसकी मॉम उसे बताती है कि तुम पिछले 25 सालों से सिंगल हो, अगर ऐसे चलता रहा हमारी फैमिली तो गायब हो जाएगी, इसलिए तुम्हारे लिए लड़की ढूंढी है हमने। वो सोचता है मेरी मॉम ने मुझे नशा दे दिया। तभी वैनियन उसकी कार पे आके हेल्प मांगने लग जाती है, बट वो उसे पकड़ के कार के अंदर खींच लेता है और कपड़े खोलने लगा था। वो कहती है ये क्या कर रहे हो? तो कहता है पैसों के लिए ये सब करना तो नॉर्मल है ना। तो कहता है तुम भी तो पैसों के लिए ये सब कर रही हो। वो कहती मैंने कब पैसे लिए, बट मिस्टर जिंग उसे किस करने लग गया था। वो सोचती है 7 साल बीत गए, उसे तो मैं अभी याद भी नहीं रही होंगी। वैनियन कहती है मम्मी को लड़कों में इंटरेस्ट नहीं है। एनन कहती है मुझे पता था मम्मी आपका होगी, वो तो शुक्र हुआ भाई आपके लिए हस्बैंड ढूंढने गया है, तो मेरे साथ ब्लाइंड डेट पे चलो, और उसे खींच के ले जाती है। वहीं से हमारा मेल मिस्टर जिंग जा रहा था और वैनियन और वो एक दूसरे को देखने लग जाते हैं। तभी मिस्टर जिंग का असिस्टेंट बताता है कि आपकी मॉम आपके लिए ब्लाइंड डेट ढूंढ रही है और ये पोस्ट इंटरनेट पे ट्रेंड कर रही है। वीडियो दिखाता है जिसमें मॉम लड़कियों को पोस्टर बांट रही थी, देखो ये मेरा बेटा है, बस शादी को हाँ कर दो, बेबी करने की जरूरत नहीं है, मेरा बेटा बहुत हैंडसम है, एक बार देख तो लो। बट न्यूज में बोल रहे होती हैं कि एक क्लीनर लेडी अपने बेटे के लिए डेटिंग कॉर्नर पे गर्लफ्रेंड ढूंढ रही है, पर किसी मॉम का अपने बेटे के लिए ये सब करना अजीब नहीं है। असिस्टेंट कहता बॉस वो 7 साल पहले वाली लड़की के बाद आपने किसी लड़की को अपने क्लोज नहीं आने दिया, इसलिए आपकी मॉम काफी परेशान है। इधर मॉम चिल्ला चिल्ला के शोर मचा रही थी कि लड़कियों को सिंगल नहीं रहना चाहिए, मेरा बेटा बहुत हैंडसम है, अगर उस पर ट्राई करो तो मैं हमेशा खुश रखेगा। तो सब लोग उधर की तरफ भीड़ लगा लेते हैं। डूडू कहता है सारी भीड़ उधर जा रही है, लगता है मुझे अपना अल्टीमेट मूव करना पड़ेगा, और पर्दा हटा के पोस्टर दिखाता है, सब लोग आके देखो मेरी मॉम कितनी ब्यूटीफुल है। तो सब लोग मॉम के बजाय डूडू की तरफ को भीड़ लगा लेते हैं। मॉम गुस्से में थी, मैं भी देखूं कौन है ये। डूडू बोल रहा था कि मेरी मॉम बहुत जेंटल, काइंड और ब्यूटीफुल है, उन्हें घर बाहर सारे काम आते हैं। मॉम कहती बेटा अपनी मदर के साथ ब्लाइंड डेट पे आया है, ये तो सही है, अपने बेटे की लड़की शादी कराऊंगे, साथ में गिफ्ट भी फ्री मिलेगा। इतने में एनन वैनियन को ले आती है तो कहता है मम्मी आप आ गई। कहता तुम दोनों शैतान क्या करते रहते हो। तो मॉम कहती है अरे एक गिफ्ट नहीं है तो 2 गिफ्ट हैं, और वैनियन का हाथ पकड़ लेती हैं। डॉटर इन लॉ मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। वो कहती है आंटी आप गलत समझ रही हो, मैं आपकी डॉटर इन लॉ नहीं हूँ। मॉम कहती मुझसे गलती हो ही नहीं सकती, तुम ही हो। तभी वहाँ पर वी फैमिली की रियल बेटी लेना चाहती है। वैनियन खुद को मॉम से छुड़ा रही थी तो एक्सीडेंटली लैन के ऊपर पैर रखा जाता है उनका, तो वो चिल्ला के पड़ती है। मॉम कहती सॉरी गलती से रखा गया, पर लैन तो चिल्लाने लगी थी, तुम्हें पता भी मेरे शूज कितने के हैं, तुम जैसे पुअर क्लीनर अपनी जिंदगी में कभी अफोर्ड भी नहीं कर पाओगी। वैनियन कहती तुम इतनी रूटली बात क्यों कर रही हो। लैन कहते अरे तुम तो मेरी सिस्टर हो ना, जिसे वी फैमिली से बाहर निकाल दिया, तो ये दोनों जंगली अभी तक जिंदा है। इससे पहले वैनियन कुछ बोलती मॉम उसको थपड़ा मार देती हैं। लगता तुम्हारी मदर ने तुम्हें शिक्षा दी नहीं है, तो मैं तुम्हें सुधारती हूँ, मेरी फ्यूचर डॉटर इन लॉ को बुली करोगी। लैन कहती फ्यूचर डॉटर इन लॉ। वैनियन कहीं तुम सच में इस पुअर क्लीनर के बेटे से शादी तो नहीं करने वाली। वैनियन कहती क्लीनिंग करने में भला क्या बुराई है, आखिर वो लोग भी तो अपने हाथों से कमा के खाते हैं, सबसे ज्यादा शेमफुल तो तुम हो। तो लैन गुस्से से वहां से चली जाती है। मॉम वैनियन का हाथ पकड़ लेती है, तुम तो सच में बहुत अच्छी हो। मिस्टर जिंग उन्हें दूर से खड़ा देख रहा था और सोचता ये जानी पहचानी को लग रही है। असिस्टेंट कहता है ऑलरेडी ने आपके लिए मैरिज पार्टनर ढूंढ ली है, एक लड़की जिसके 2 बच्चे हों, ये तो बिल्कुल 7 साल पहले वाले की तरह है, कहीं ये भी तो पैसों के लिए चीट करने नहीं आई। मिस्टर जिंग कहता है ऐसे लोग हमारी फैमिली में घुसने के लायक नहीं है। मॉम कहते प्लीज मेरे बेटे से शादी कर लो। एनन कहती मम्मी मुझे ग्रैंडमा बहुत पसंद आई, प्लीज हाँ कर दो। डूडू कहता सही कहा मम्मी, हमें डैडी की जरूरत है, फिर मुझे और मेरी सिस्टर को कोई भी जंगली नहीं बोलेगा। वो सोचती मेरे बच्चों ने बचपन से कितना कुछ सहा है, शायद इनके लिए डैडी ढूंढ के मैं इनकी कमी पूरी कर सकूंगी। और कहती है आंटी मैं आपके बेटे के साथ ब्लाइंड डेट पे जाने के लिए तैयार हूँ, पर मुझे कुछ चीजें क्लियर करनी है। मेरे जन्म के टाइम पे एक्सीडेंटली वी फैमिली वालों ने मुझे उठा लिया था, जब मेरे डैड को सच पता चला तो उन्होंने मुझे वी फैमिली से बाहर निकाल दिया, तो अब मैं बहुत पुअर हूँ और 2 बच्चे मेरे साथ हैं। मॉम सोचती इतनी काइंड लड़की को इतना कुछ सहना पड़ रहा है, और कहती है भला मैं तुम्हें नापसंद क्यों करूंगी, तुम्हें तो मेरे क्लीनर होने से फर्क भी नहीं पड़ता, मैं तुम्हारी अपने बेटे से अरेंज मैरिज कराना चाहती हूँ। असिस्टेंट कहता बॉस आपकी तो लगने वाली है। मॉम मिस्टर जिंग के पास आती है, तुम्हें पता नहीं मैं तुम्हारे लिए अच्छी वाइफ ढूंढ ली है, तो काम को साइड करके उससे मिलने चलो और फिर सर्टिफिकेट ले आना। वो कहता मॉम आप तो हमेशा किसी न किसी को ढूंढती रहती हो। वो कहता मॉम आपने 2 बच्चों की माँ को ढूंढा है, पर मुझे ऐसी लड़कियों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मॉम कहती है 2 बच्चे हैं फिर क्या हो गया, जब तेरी शादी होगी पहले से मेरे पास ग्रैंड चिल्ड्रन होंगे, तो मेरी फ्रेंड्स ग्रैंड चिल्ड्रन ना होने पर मजाक भी नहीं उड़ा पाएंगी, और वैसे भी तुम्हारी गलती है, तुमसे कुछ होता नहीं है। वो कहता मॉम आप ये क्या बोल रही हो, 7 साल पहले आपने मेरे साथ क्या करवाया था। मॉम कहती तुमसे तो वाइफ ढूंढनी नहीं चाह रही थी, अब मैंने ढूंढ लिया तो चुपचाप जाओ, और उसका पेन छीन के अपनी गर्दन पे रख लेती हैं। वो कहता प्रॉमिस करता हूँ जाऊंगा। मॉम कहती फिर ठीक है।
अगर मेरे डॉटर इन लॉ को लेके नहीं आया तो मैं तेरी मॉम नहीं हूँ। और खुश होकर जाने लगती हैं आप तो जल्दी से अपनी डॉटर इन लॉ को गिफ्ट देने के लिए ज्वेलरी के 10 सेट्स प्रिपेयर कर लेती हूँ। मिस्टर जिंग असिस्टेंट कॉल करके कहता है मेरे लिए मामूली से कपड़े प्रिपेयर करो। वो पैसों के लालची है ना, तो मैं उसे कैसे सेट करता हूँ। वैनियन ब्लाइंड डेट के लिए आई हुई थी तो एनन और डूडू से दूर से खड़े देख रहे होते हैं छुपके। एनन कहती है कहीं मम्मी की ब्लाइंड डेट अगली ना हो। तभी मिस्टर जिंग आकर वैनियन के पास बैठ जाता है कि मैं तुम्हारी ब्लाइंड डेट हूँ। वो हैरान थी तो कहता है हाँ मैं पुअर हूँ। बट वैनियन जाकर उसके बालों में से लीव्स निकालने लगती है और बताती है कि मुझे पता तुम्हारी मॉम ने तुम्हें जबरदस्ती ब्लाइंड डेट पे भेजा है। अगर तुम्हें सही नहीं लग रहा तो कोई बात नहीं। मिस्टर जिंग सोचता है इसने मुझे जज नहीं किया, तभी मेरी मॉम को पसंद आ गई। तभी दोनों बच्चे मॉमी करते हुए भाग कर आते हैं और कहते हैं प्लीज हमारे डैडी बनने के लिए हाँ कर दो, तो हम जंगली बच्चे नहीं रहेंगे। तो डूडू एनन को छुपाने लग जाता है। मिस्टर जिंग सोचता है मैं इनसे पहली बार मिल रहा हूँ फिर भी इतनी अपने वाली फीलिंग आ रही है और कहता है मैं होमलेस हूँ, अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है तो हम अभी मैरिज सर्टिफिकेट ले सकते हैं। वो कहती है मेरे पास पैसे नहीं है पर 2 बच्चे हैं, चलो सिविल ब्यूरो चलते हैं। वो हैरान था बट वो उसे पकड़ के ले जाती है। फिर वो दोनों मैरिज सर्टिफिकेट ले आते हैं। वो सोच रही थी कि ये देखा देखा सा लग रहा है। दोनों बच्चे मम्मी डैडी कांग्रेचुलेशन करते हैं। वो कहते तुम दोनों फिर से नौटी हरकत कर रहे हो, पर पैर अड़ के गिरने वाली थी तभी वो उसे पकड़ लेता है। वो उसका पेंडेंट देखने के लिए जैसे टच करने लगा था तो उसको थप्पड़ मार देती है और फिर सॉरी बोलती है कि भले हमने मैरिज सर्टिफिकेट ले लिया है पर ये कुछ ज्यादा जल्दी नहीं हो जाएगा। वो कहता मेरा वो मतलब नहीं था। एनन कहती डैडी प्लीज मम्मी से गुस्सा मत होना, आप ये कैंडी खा लो। फिर डूडू कहता है अब से हम डैडी के घर पे रहेंगे। डैडी क्या आपका घर बहुत बड़ा है? मिस्टर जिंग को लगता है कि पक्का इसने बच्चों को ये सब सिखाया होगा, बट मैं इसे अपनी आइडेंटिटी पता लगने दूंगा। और कहता है मेरा घर ज्यादा बड़ा नहीं है पर काफी मैसी है, सफाई करनी पड़ेगी। और उसका फोन लेके लोकेशन सेंड कर देता है। देन वो चला गया था बट वैनियन को कॉल आता है। इनफैक्ट वैनियन जिसके रेंट पे रहती थी वो उसका सारा सामान घर से बाहर फेंक देती है। तो एनन कहती मम्मी अब हम क्या करेंगे? वो कहती है हम जल्दी कोई नया घर ढूंढ लेंगे। पर तभी वहाँ पर लीना चाहती है अपने डैड और बॉडीगार्ड्स के साथ कि देखा हमने तुझे फिर से बेघर कर दिया, कि हम तो तेरी हेल्प कर रहे हैं, तेरे 2 बच्चे हैं, तुझे तभी तो कोई लाइक नहीं करता। डूडू कहता मेरी मम्मी को लाइक करने वाले हैं, उन्होंने ऑलरेडी मेरे डैडी के साथ मैरिज सर्टिफिकेट ले लिया है। लिन कहती है तो तूने सच में क्लीनर के बेटे से शादी कर ली? वैनियन कहते तुम्हें इसे क्या? पर डैड कहते हैं हम नहीं मानते क्योंकि हमने तेरे लिए एक बुढ़ा ढूंढ रखा है। और बॉडीगार्ड को ऑर्डर देते हैं पकड़ लो इसे और उस बुढ़े के बेड पे ले जाओ। बॉडीगार्ड वैनियन को पकड़ने लगे थे। दोनों बच्चों से बचाने की कोशिश करते हैं बट वो लोग दोनों बच्चों को धक्का मार के वैनियन को वहां से ले जाते हैं। तो डूडू उठकर जल्दी से एनन को उठाता है। वो रो रही थी तो उसे छुपाता है। वो कहती है हमारी मम्मी को बुरे गुंडे उठा के ले गए। तो कहता कोई नहीं डैडी को बताएंगे। इधर वी फैनिवल वैनियन को बेहोश करके उसे एक बंदे को पकड़ा देते हैं। डूडू मिस्टर जिंग को कॉल करता है कि जल्दी से मम्मी को बचाने आओ, वो खतरे में है। वो बुरा आदमी मम्मी से जबरदस्ती शादी करना चाहता है और तुम मम्मी के हस्बैंड हो, तुम्हें मम्मी को प्रोटेक्ट करना होगा। इससे पहले कि वो आदमी वैनियन के साथ कुछ करता मिस्टर जिंग वहाँ पे आ जाता है। वैनियन उसे देखती है तो बेहोश हो जाती है। मिस्टर जिंग उसे लात मार के भड़का देता है और फिर वैनियन को गोद में उठा के लेके जाने लगा था। वो आदमी सॉरी बोलता है क्योंकि उसे तो पता है कि मिस्टर जिंग बहुत ज्यादा रिच और पावरफुल है, वो उसे कहीं का नहीं छोड़ेगा। और कहता मुझे नहीं पता ये तुम्हारी बंदी है। बट मिस्टर जिंग उसे पनिशमेंट देके चला जाता है और वैनियन को हॉस्पिटल ले आया था। डॉक्टर कहता है इसकी चोट अभी थोड़ी ठीक हुई है, आप इसका ध्यान रखिए। वैसे है कौन? तो मिस्टर जिंग बताता है मेरी वाइफ है। डॉक्टर हैरान होकर चला गया था। मिस्टर जिंग सोती हुई को टच करने लगा था। वो जैसे उठती है तो ऐसे प्रिटेंड करता है जैसे वो मक्खी को उड़ा रहा हो। वैनियन कहती है क्या तुम लेजेंडरी मिस्टर जिंग हो? वो सोचता है अभी मैं इसे अपनी आइडेंटिटी पता नहीं लगने दे सकता, वरना ये मुझे ब्लैकमेल भी कर सकती है। और कहता है तुम ये सब क्या बोल रही हो, सपने देख रही हो क्या दिन में? वो कहती है अब मैं ठीक हूँ, चलो चलते हैं यहाँ से क्योंकि हॉस्पिटल में बहुत खर्चा आएगा, हमें बच्चों की स्कूल फीस के लिए पैसे बचाने पड़ेंगे। और जैसे उठ के जाने लगी थी उसकी गोद में गिर जाती है। वो उसे पकड़ लेता है तो सोचता है इतने सालों से अकेली दोनों बच्चों को पाल रही थी, तभी मैं सोचू कि गोल्ड डिगर क्यों बनी है। बट वो नर्वस होकर एकदम से खड़ी हो जाती है। थैंक यू, पर तुमने मुझे बचाया क्यों? कहता हम शादीशुदा हैं, तुम मेरी वाइफ हो तो तुम्हें नहीं बचाऊंगा और कैसे बचाऊंगा। सोचती है कितना काइंड है। इधर मॉम ड्राइवर को बोल रही थी जल्दी चलाओ, 10 मिनट में मुझे हॉस्पिटल पहुंचा दो। वैनियन कहती है अब हमारी शादी हो चुकी है तो हमें कुछ बात करनी है। तो वो सोचता आ गई ना लाइन पे और पूछता है तुम्हें कितने पैसे चाहिए? तो हंस पड़ती है, बोल तो ऐसे रहे हो कितने पैसे चाहिए जैसे तुम बॉस हो। शॉर्ट ड्रामा में बॉस की जरूरत है तो तुम उसमें एक्टिंग कर लोगे? वो पूछता है सीधी से बताओ तुम्हें क्या चाहिए? तो कहती मैं चाहती हूँ तुम बच्चों को खुश करो। वो सोचता है पैसे नहीं चाहिए, मैं इसे गलत समझ रहा था, और हाँ कर देता है। बट वो उसकी गाल खींचने लग जाती है, वाह तुम कितने क्यूट हो। इतने वहाँ पर मॉम भाग कर आती हैं। वो दोनों का क्यूट मोमेंट चल रहा था, तभी वो मॉम को देख के एकदम डिस्टर्ब हो जाते हैं। मॉम कहती मैंने कुछ नहीं देखा, तुम लोग लगे रहो। बट फिर मिस्टर जिंग को साइड करके वैनियन की केयर करने लगी थी। तुम ठीक तो हो ना? वो कहती है आंटी मैं ठीक हूँ। तो कहती हैं मैं सर्टिफिकेट ले लिया, अभी मुझे आंटी बोल रही हो। वो जैसे उन्हें मॉम बोलती है तो मॉम तो बहुत ज्यादा खुश होती हैं और कहती हैं आपसे मैं तुम्हें अपनी बेटी की तरह रखूंगी, मैं अपनी सारी प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम पे कर दूंगी। वो कहती मॉम ये सब सही नहीं है। मॉम कहती क्यों सही नहीं है, मेरे नाम पर 20 मिलियन। तभी मिस्टर जिंग मॉम का मुंह बंद कर देता है। मॉम इतनी छोटी मोटी प्रॉपर्टी के बारे में बताने की जरूरत नहीं है। और मॉम कान में कहता है इतनी प्रॉपर्टी बता के आप उसे डरा के भगाना चाहती हो क्या?
और कहता है हमारा तो छोटा सा घर है, मॉम तुमसे इतना प्यार करती है, वो भी तुम्हें देना चाहती हैं, बट वो कहती है मॉम मुझे नहीं चाहिए। इतने में असिस्टेंट दोनों बच्चों को लेकर आ जाता है, तो दोनों मॉमी करते हुए भाग कर जाकर उसे हक कर लेते हैं। भी असिस्टेंट कहता है बॉस उसे ठिकाने लगा दिया है। वैनियन एकदम हैरान थी, बॉस? मॉम कहती नहीं तो तुमने गलत समझ लिया। वो कहता हाँ उस लड़के ने मेरी वाइफ को बुली किया था। मॉम कहते उसे जेल भेजना काफी नहीं था और पीटना चाहिए था। एना और डूडू भी कहते हैं कोई हमारी मम्मी को बुली नहीं कर सकता, वरना हम उसे बहुत धोएंगे। फिर वो सब जाने लगे थे। नर्स आपस में बातें कर रही थी, प्रेसिडेंट कितना क्रूर और डेंजरस है, उस गुंडे की क्या हालत कर दी। तो वैनियन सोचती हुई जा रही थी, वैसे तो वैसी का लायक था, बट फिर भी प्रेसिडेंट से पंगा नहीं लेना चाहिए। जैसे वो लोग हॉस्पिटल से बाहर आते हैं तभी बहुत सारी कार्स की एंट्री होती है जो लाइन लगाकर खड़ी हो गई थी। तो उन सबके तो होश उड़ जाते हैं। कार में से सिस्टर निकल के आता है, बॉस अंदर चलिए। वो कहती तुम मुझे बॉस बोल रहे हो? तो कहता है सॉरी प्रिंसेस आप अंदर चलिए। वैनियन एकदम हैरान थी और पूछती है क्या ये सब तुम्हारी कार्स हैं? मॉम कहते अरे नहीं सबका भांडा फूट जाएगा, और कहते तुमने गलत समझ लिया, और उसे इशारा करती हैं। असिस्टेंट समझ जाता है और सॉरी बोल के वहां से चला जाता है। सब कार्स के जाने के बाद वैनियन कहती है उन्होंने सच में तुम्हें गलती से प्रेसिडेंट समझ लिया था। एनन कहती कितना अच्छा होता अगर डैडी सच में सीईओ होते। मिस्टर जिंग पूछता क्यों? तो डूडू कहता फिर तो हमारे पास बहुत पैसा होता ना। मिस्टर जिंग सोचने लगा था इसने बच्चों कैसे पाला है जो ऐसी बातें कर रहे हैं। एनन कहती अगर हमारे पास पैसा होता तो मम्मी को इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती और मम्मी हमारे साथ टाइम स्पेंड कर पाती। वैनियन कहती भले तुम्हारे डैडी प्रेसिडेंट नहीं है पर फिर भी हम अच्छी लाइफ जी सकते हैं। तो बच्चे हाँ करते हैं। मिस्टर जिंग सोचता है मैं ओवरथिंक कर रहा था। वो पूछते तुम्हारे घर कहाँ पे है? तो वो उसे लोकेशन दिखाता है और सोचता है मैंने सिस्टर को खास तौर पे कहा है बिल्कुल बेकार वाला घर ढूंढने को, फिर तो पक्का सहन नहीं कर पाएगी और भाग जाएगी मुझे छोड़ के। और पूछता क्यों डर गई? तभी मॉम उसको थपड़ा मारती है, मेरी डॉटर इन लॉ से ऐसे बात करेगा। दोनों बच्चे हंसने लग जाते हैं। ग्रैंडमा डैडी को अच्छा सबक सिखाती हैं। वहां जाने के लिए वैनियन टैक्सी बुलाने लगी थी तो मॉम उसे रोकती हैं कि तुम खड़े खड़े के देख रहे हो, तुम टैक्सी बुलाओ ना। मिस्टर जिंग टैक्सी बुलाने के लिए अपने फोन में देखने लगा था, बट उसने आज तक टैक्सी नहीं बुलाई थी इसलिए उसे पता नहीं होता क्या करना है। सब लोग वेट कर रहे थे। डूडू कहता है डैडी और कितना टाइम खड़े रहना पड़ेगा, हमें बहुत ठंड लग रही है। तो वैनियन कहती है रुको मैं टैक्सी बुला लेती हूँ। टैक्सी आती है वो सब भाग कर जाकर बैठ जाते हैं और मिस्टर जिंग ड्राइवर के साथ वाली सीट पर बैठ गया था। ड्राइवर से घूरता है सीट बेल्ट तो पहन लो। वो जैसे सीट बेल्ट पहनता और कहता है यहाँ पे बटन क्यों नहीं है, ये कितनी टाइट है और सीट भी कितनी हार्ड है। ड्राइवर कहता है इतने कम पैसों में इतना ही मिलता है, तुम क्या अपने आप को बिग शॉट समझ रहे हो? मिस्टर जिंग कहता है हाँ क्योंकि मैं, बट तभी मॉम बीच में बोल के बात काट देती है। वैनियन ड्राइवर कहती है मेरे हस्बैंड का वो मतलब नहीं था। डूडू कहते डैडी आप चुपचाप नहीं बैठे रह सकते। और फिर वो लोग जैसे घर देखते हैं तो उनके होश उड़े हुए थे। मिस्टर जिंग कहता है सिस्टर ने तो सच में बहुत बेकार वाला घर ढूंढा है। एनन कहती है घर है ये रिसाइकल करने की जगह, हम यहाँ पे रह भी पाएंगे? मॉम कहते तुम्हारे सिस्टर ने कितनी घटिया जगह ढूंढी है। एनन मॉम से कहती है आप बच्चों को अंदर ले जाइए और अंदर जाके रेस्ट कर लीजिए, मैं सबको साफ करती हूँ। मॉम बच्चों को ले जाती है तो जल्दी से सामान ठीक करके रखने लगी थी। मिस्टर जिंग सोचता है शायद मैं गलत था, ये गोल्ड डिगर तो नहीं है, और उससे पूछता है क्या मैं तुम्हारी हेल्प करूँ? वो कहती है तुम ये कैबिनेट साइड कर दो, बट मिस्टर जिंग से तो वो हिल भी नहीं रहा था। तो वैनियन ट्रिक लगाकर उसे धीरे धीरे खिसका देती है। वो पूछता है तुम्हें आइडिया कहाँ से आया? तो कहती बचपन में मेरी मॉम के जाने के बाद स्टेप मॉम आ गई थी, कोई मुझे प्यार नहीं करता था, फिर तो बेबीज होने के बाद सब कुछ हैंडल करना पड़ा। वो थोड़ी इमोशनल होने लग गई थी। वो आगे होता है और वो पीछे मुड़ती है, दोनों काफी क्लोज हो जाते हैं। एनन कहती वाओ मम्मी डैडी किस करने वाले हैं, पर डूडू कैस कवर करने लगा था। तो कहती है तुम भी तो बच्चे हो, मैं तो देखूंगी। मॉम तो उन्हें देख के बहुत खुश होती है। फाइनली सिग्मा के दिल में थोड़ी बहुत हलचल हुई, तभी मिस्टर जिंग उसे दूर कर देता है। मॉम कहती इसकी तारीफ करना बेकार है, अच्छा हो पहले से तुम दोनों मेरे पास हो, वरना तो मुझे पूरी लाइफ टाइम यही डर रहता कि मैं कभी ग्रैंडमा नहीं बन पाऊंगी। एनन कहती अगर ऐसे चलता रहा तो इन दोनों में तो कुछ नहीं होने वाला। डूडू कहता कहीं मम्मी डैडी अलग ना हो जाए बाद में। वैनियन कहती है बच्चों को भूख लगी होगी, मैं खाना बनाना चाहती हूँ। वो किचन में थी बट मॉम आती है मैं खाना बना लूंगी तुम बाहर जाओ, बट उसे बाहर भेज के सूप के अंदर मेडिसिन मिला देती है। किसी खाता तो इन दोनों का पक्का रोमांस हो जाएगा। मिस्टर जिंग कहता मॉम आपने इतनी सारी डिशेस बनाई हैं। मॉम कहती चुपचाप इस सूप को पी लो। वो मना करता है बट मॉम उसे जबरदस्ती पिला देती हैं। दोनों बच्चे हंस रहे थे तो मॉम उन दोनों को भी खाना देती हैं। सब लोग खाना खाने लगे थे बट मिस्टर जिंग को थोड़ा अजीब फील होने लगता था। सब लोग खाना खाने लगे थे बट मिस्टर जिंग को थोड़ा अजीब फील होता है। फिर नेक्स्ट सीन में जब वैनियन नहाकर टॉवल बांध कर आती है, मिस्टर जिंग बैठा हुआ था और उसे ऐसे देख लेता है। वो हैरान थी और कहती मैं वार्न कर रही हूँ तुम्हें, ज्यादा कुछ मत सोचो। वो जाने लगी थी तो उसे पकड़ के अपनी बाहों में खींच लेता है। मिस्टर जिंग के तो पहले नोज ब्लीड हो रहा था, ऊपर से वैनियन का टॉवल भी खुल जाता है तो वो और ज्यादा हैरान। मॉम उन दोनों को देखती है और खुश होती है कि सूप काम कर रहा है, जितना मैंने सोचा था उससे भी ज्यादा तेज काम कर रहा है, और चुपके से वहां से चली जाती है। वैनियन देखती है कि मिस्टर जिंग ने उसे ऐसी हालत में देख लिया तो उसको थप्पड़ मार के भड़का देती है कि तुम कहाँ देख रहे थे। जल्दी से अपने टॉवल सही करती है और फिर क्या वो उसे गुस्से में बहुत ज्यादा मारती है कि बेचारा तो बेहोशी हो गया था। नेक्स्ट में वैनियन को मिस्टर जिंग को हॉस्पिटल में लाना पड़ता है। डॉक्टर चेक करके बताता है कि कुछ नहीं हुआ है, पर आप यंग कपल को थोड़ा रेस्ट भी करना चाहिए, टाइम बढ़ाने के लिए मेडिसिन पीने की भी जरूरत नहीं है, डेंजरस हो सकता है। वैनियन एकदम हैरान थी ये क्या बोल रहा है। डॉक्टर के साथ ही मॉम चुपके चुपके वहां से निकलने लगी थी, बट मिस्टर जिंग कहता मॉम कहाँ जा रही हो। मॉम पकड़ी गई थी और कहती है इतना बड़ा हो गया है, चुपचाप डॉक्टर की बात मानो और वहां से भाग जाती है। मिस्टर जिंग कहता पक्का मेरी मॉम ने सूप में कुछ मिलाया होगा।
वरना वो कल रात मुझे जबरदस्ती करके सूप क्यों पिलाती। वो कहती कल रात तुम्हें नोज ब्लीड हो गया था, तुम कुछ ऐसा वैसा तो नहीं सोच रहे थे। वो पूछता है क्या मतलब ऐसा वैसा। वो कहती है अभी याद है मेडिसिन लेके आनी तुम्हारी, और वहाँ से भाग जाती है। जबकि वो हंस रहा था। थोड़ा टाइम में वैनियन मेडिसिन लेके आती है और उसे पकड़ के बिठाने लगी थी। क्या तुम्हें दर्द हो रहा है? कहाँ दर्द हो रहा है? देखने लगी थी। वो कहता है ये वो जगह नहीं है। वो कहती है परी इतना हार्ड, बट वो उसके मुंह पे हाथ रख देता है। तुम लड़की हो इतनी तेज मत चिल्लाओ। वो कहती है परी ये तो सही नहीं है ना, मैं भी डॉक्टर को बुला के लाती हूँ। बट वो उसे पकड़ लेता है। तो कहती है शर्माओ मत, क्या होगा तुम्हें वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम हो गई तो। जल्दी से खुद को कवर कर लेता है। वो डॉक्टर को बुला के लाती है, प्लीज मेरे हस्बैंड को चेक करिए। डॉक्टर कहता है ये तो नॉर्मल रिएक्शन है, आप दोनों अच्छे से टाइम लीजिए, गेट बंद करके कर सकते हो, पर प्लीज ज्यादा आवाजें मत करना। उसे देख रहा था तो सोचती है कहीं सच में मेरे साथ तो नहीं सोना चाहता, पर ये बहुत जल्दी नहीं है। मिस्टर जिंग कहता कोई बात नहीं, मैं मेडिसिन लेके 2 दिन में ठीक हो जाऊंगा। देन वैनियन मिस्टर जिंग को पकड़ के लेके जाने लगी थी, बट तभी वहाँ पर लेना चाहती है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, वो भी मेंस डिपार्टमेंट में। क्या हुआ, इसका सिस्टम काम नहीं करता? वैनियन कहती लगता तुम अपने हस्बैंड मुंह की बात कर रही हो, क्योंकि मेरा हस्बैंड तो इसमें बहुत अच्छा है, तभी तो हम डॉक्टर से मिलने आए थे। हमने बहुत ज्यादा कर लिया था ना, तुम्हारा हस्बैंड तुम्हें कभी ऐसा फील करा ही नहीं पाया होगा। लिन गुस्से में आ जाती है। मिस्टर जिंग कुछ करता, वैनियन कहती है लड़कों को लड़कियों के मामले से दूर रहना चाहिए, इसे तो मैं अकेली सबक सिखा दूंगी, और उसे पकड़ के धोने लग जाती है। ना तुझसे कुछ होता ना तेरे बंदे से कुछ होता। लिन कहती है ये मुझे ऐसे मार रही थी और तुम खड़े देख रहे हो। मुंह कहते तुम ऐसे कैसे कर सकती हो, तुम्हारी कजन है। वैनियन को गुस्सा नहीं लगा था, बट मिस्टर जिंग कहता है लड़कों के मामले में लड़कों को ही हैंडल करना चाहिए, और उसे कहता है तू क्या कर लेगा बे। लिन जैसे मिस्टर जिंग को डिस्टर्ब बोलने लगी थी, वैनियन उसको थप्पड़ मार देती है, तो वो बड़ा खुश होता है। लिन के कहने पे मुंह किसी कॉल करता है कि आकर इन लोगों को हॉस्पिटल में सबक सिखाओ। वैनियन कहती मिस्टर जिंग हमें यहाँ से चलना चाहिए, और उसे लेके जाने लगी थी, पर लिन रास्ता घेर लेती है। अभी तो बड़ी लंबी लंबी फेंक रही थी, अब भाग रही हो। मिस्टर जिंग कहते डरो मत, मैं हूं ना यहाँ। लिन कहते तुम दोनों में बड़ा प्यार जाग रहा है, मैं भी देखती हूँ कब तक चलेगा। मिस्टर जिंग कहता है मैं कौन सा तुम लोगों की फैमिली से डरता हूँ। वो दोनों हंस रहे थे, बट वो कॉल करता है कि इन दोनों की फैमिली में इन्वेस्टमेंट वापस ले लो। लिन कहती है बहुत अच्छी एक्टिंग कर रहे थे, तुम कहीं के बॉस नहीं हो। पर तभी लिन को कॉल आता है और उसे पता चलता है कि उनकी कंपनी से इन्वेस्टमेंट वापस ले ली। तो हैरान में पूछते हैं तुमने क्या किया। मिस्टर जिंग कहता है मैंने जो किया वो तो दिख रहा है। तो लिन और मुंह गुस्से से वहां से चले जाते हैं। वैनियन पूछती है तुमने किसी कॉल किया था कि इन्वेस्टर्स ने इन्वेस्टमेंट वापस ले ली, क्या तुम किसी टाइप के सीईओ हो। वो कहता मैं भला सीईओ कैसे हो सकता हूँ, कभी किसी सीईओ को बेकार से घर में रहते देखा है। तो कहती बात तो सही कही है, सीईओ के आसपास तो बहुत सारे बॉडीगार्ड्स रहते हैं, पर फिर तुमने कॉल करके किसे बोला था ऐसा। मिस्टर जिंग कहता वो तो बस मैंने डराने के लिए बोला था उन्हें, मुझे क्या पता था इन्वेस्टमेंट सच में वापस हो जाएगी। और फिर उसे घर ले आता है। दोनों बच्चे कहते डैडी आप वापस आ गए, हमें कितनी चिंता हो रही थी, ये आपके लिए कैंडी। वो कहता मैं ठीक हूँ। तो डूडू कहते डैडी मैंने आपके लिए फोटो बनाई है, और उसे ड्राइंग दिखाते हैं। वैनियन कहती है क्या तुम लोगों को ये नहीं पता चला मम्मी भी यहाँ पे है। डूडू कहता मम्मी हमें लगा आप बीमार नहीं हो, आपको डैडी की तरह केयर की जरूरत नहीं है। वो कहती डैडी के मिलते अपनी मम्मी को भूल गए। मामू ने देख के खुश हो रही थी कि फाइनली मेरा सपना पूरा हो रहा है। इधर डैड लिन पे चिल्लाते हैं कि तुमने किसे ऑफेंड किया है कि इन्वेस्टर्स ने अपनी इन्वेस्टमेंट हमारी कंपनी से वापस ले ली। लिन कहती पर मैंने तो किसी को भी ऑफेंड नहीं किया है, तो ऐसा कैसे हो सकता है। वो तो बस मैंने वैनियन के पुअर हस्बैंड को उल्टा सीधा बोला था, बट वो क्या ही कर लेगा, वो तो पुअर है ना। पर डैड उसके क्रेडिट कार्ड सस्पेंड कर देते हैं। इधर ये दोनों बच्चों के साथ खेल रहे थे, तभी मिस्टर जिंग को कंपनी से कॉल आता है। एरन कहती कहीं डैडी सच में कंपनी के सीईओ तो नहीं है। वो कहता मैं कंपनी का सीईओ नहीं हूँ, मामूली सा वर्कर हूँ, और फिर काम पे चला जाता है। वैनियन को डिलीवरी का ऑर्डर आया था, तो बच्चों को अपना ध्यान रखने को बोलकर खुद वहां से चली जाती है। फिर वो डिलीवरी करने के लिए आती है तो देखती है ये तो टावर ग्रुप वाली कंपनी है। लिन उसे अंदर जाते देख लेती है, तो वो जैसे जाने लगती है सिक्योरिटी गार्ड उसे रोक देता है, बिना अपॉइंटमेंट के नहीं जा सकती। तो कहती है उस डिलीवरी गर्ल को तो जाने दिया। सिक्योरिटी गार्ड कहता है प्रेसिडेंट का ये रूल है। तो लिन गुस्से में थी, उस वैनियन की वजह से मेरी वी फैमिली बैंकरप्ट होने पे आ गई, और फिर किसी कॉल करती है। इधर मिस्टर जिंग एम्प्लॉयज को डांट रहा होता है कि दोबारा से प्रोजेक्ट रिन्यू करो। एम्प्लॉय के चाहती वहां पर वैनियन आती है फूड डिलीवर करने के लिए। मिस्टर जिंग काफी गुस्से में लग रहा था, तभी वहां पर वैनियन फूड डिलीवर करने आती है। तो वो उसे देख के हैरान थी, तुम यहाँ पर। मिस्टर जिंग जल्दी से उठ के एम्प्लॉय को ही बॉस के रेट करने लग जाता है। वैनियन के तो इसलिए होश उड़ जाते हैं कि दोनों एक दूसरे के आगे झुक रहे हैं बार बार। एम्प्लॉय पैरों पर गिर जाता, प्लीज ऐसा मत करो। फिर वैनियन उससे पूछती है वो आदमी तो वैंग लग रहा था जो रियल एस्टेट का ओनर है, वो बार बार तुम्हारे आगे क्यों झुक रहा था, क्या तुम प्रेसिडेंट हो। वो कहता नहीं मैं नहीं हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो कहती है फिर तुम चेयर पे क्यों बैठे थे। मिस्टर जिंग थोड़ा डरने लगा था, तो वो उसे दीवार पे पुश करके घेर लेती है, क्या तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो। वो कहता भला मैं तुमसे क्या छुपाऊंगा, बॉस वैंग ने मुझ पर गुस्सा किया था, वो इतने ज्यादा गुस्से में थे कि मुझे चेयर पे बिठा दिया। वैन कहती मैंने पहली बार ऐसा गुस्सा देखा जिसमें इंसान को ऐसे ट्रीट करते हैं। वो कहता शायद रिच लोगों को यही तरीका पसंद होगा, मुझे काफी बार पनिशमेंट मिली है, पर चिंता मत करो बॉस मेरे साथ बुरा बिहेव नहीं करते। वो कहती है इनफैक्ट तुम्हें इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे लिए हार्डवर्क कर सकती हूँ। वो कहता ऐसा नहीं चलेगा, फैमिली को चलाने के लिए मैं तुम्हें सपोर्ट करूंगा। वो सोचती मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था ये हमारी फैमिली के लिए इतना कुछ करेगा।
और कहती है वो बॉस है तो क्या हुआ, इस एम्प्लॉयज को बुली करेगा। और सीधा उसके पास पहुंच जाती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे मेरे हस्बैंड को डांटने की। वो कहता भला मेरी इतनी हिम्मत कहाँ होगी मिस्टर जिंग से पंगा लेने की। वो पूछती है मिस्टर जिंग, क्या तुम मिस्टर जिंग हो? वो कहता नहीं तो मैं कैसे हो सकता हूँ, मैं तो मामूली पार्ट टाइम वर्कर हूँ। बॉस वैंग, क्या आपसे गलती हो गई? बॉस वैंग, आप मुझे ऐसे नहीं बोल सकते हो, अगर प्रेसिडेंट को पता चला कितना गुस्सा होंगे। और फिर उसे इशारा करता है तो वो समझ जाता है। मैंने पूछता तुम्हारी आंखों में क्या हुआ? तो कहता धूल चली गई थी। वो अपनी एक्टिंग स्टार्ट कर देता और मिस्टर जिंग को डांटने लग गया था जोर जोर से। मैंने सोची बेचारा कितना कुछ सह रहा है और उस पर चिल्ला के पड़ती है, कोई भी मेरे हस्बैंड को बुली नहीं कर सकता, वो भी मेरे होते हुए। मिस्टर जिंग हैरान था कि यह कैसे गुस्सा कर रही है। वो माफी मांगता है तो कहती है सिर्फ माफी मांगने से कुछ नहीं होगा, और हाथ आगे कर देती है तो वो पैसे दे देता है। मैंने कहती दोबारा मेरे हस्बैंड को मत डांट देना, और पैसे अपने अंदर रख के मिस्टर जिंग को अपने साथ चलने को कहती है। मिस्टर जिंग उसे वैंग को कहता है कल कॉन्ट्रैक्ट साइन करने आ जाना, तो वो बड़ा खुश होता है। वैन बाहर आकर उसे पैसे देती है। वो कहता है मुझे नहीं पता था तुम्हारी इतनी डोमिनेटिंग साइड भी है। वो कहती है तुमने मेरे और फैमिली के लिए कितना कुछ सहा है, तो मैं तुम्हारी साइड नहीं लूंगी तो कौन लेगा। मिस्टर जिंग सोचता है मेरी हार्ट बीट इतनी फास्ट क्यों हो रही है। एक स्कूटर वाला उसे ठोकने वाला था पर तभी मिस्टर जिंग उसे पकड़ के बचा लेता है। वो उसे देखने लगी थी और सोचती है शायद मुझे अपने हस्बैंड से प्यार हो गया है। इतने वहां पर कुछ बॉडीगार्ड्स आते हैं, तुम वैनियन हो? वो पूछती क्या हुआ, तो कहते हैं तुमने उससे पंगा ले लिया जिससे पंगा लेने की हिम्मत नहीं करते, तुम्हें रिपे करना पड़ेगा। वो कहते तुम लोगों से गलती हुई है, मैंने तो किसी को भी ऑफेंड नहीं किया। और बॉडीगार्ड्स कहते हैं हम तो तुम्हें सबक सिखाने आए हैं। मिस्टर जिंग कहते डरो मत, और उन लोगों को कहता है सोसाइटी लॉ से चलती है, क्या तुम लोग सच में पंगा लेना चाहते हो? तो बॉडीगार्ड्स उस पर अटैक कर देते हैं, बट मिस्टर जिंग उन सबकी धुलाई करने लग गया था। एक गुंडा आकर उसे पीछे से मारता है तो मिस्टर जिंग के सर पे चोट लग गई थी। वैनियन पुलिस को कॉल करती है तो जल्दी से वहां से भाग जाता है, बट वो रोने लग गई थी, इससे क्या होकर उसे जल्दी से हॉस्पिटल लेके आती है। और फिर वो गॉड से प्रे कर रही थी कि जल्दी ठीक हो जाए वो। देन नेक्स्ट सीन में वो उसका ध्यान रख रही होती है। जैसे तो होश आती कहती है क्या तुम ठीक हो, तुम्हें दर्द तो नहीं हो रहा? वो पूछता तुम रो क्यों रही हो? तो कहती है मेरी वजह से तुम्हारा ये हाल हुआ है। तो कहता प्लीज ऐसा मत बोलो। वैनियन कहती है जब मेरे जन्म हुआ था मॉम को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हुई थी, जिससे मेरी मॉम की हेल्थ खराब हो गई, और तुम्हें भी मेरी वजह से चोट लगी। मैं सच में बहुत अनलकी हूँ, मेरे आसपास जो भी होते हैं सब सैड हो जाते हैं। वो कहता है ऐसा मत बोलो, एज ए हस्बैंड हमेशा तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। तो वैनियन उसे किस करने लगी थी, बट तभी नर्स आ जाती है। सॉरी, हस्बैंड वाइफ को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, और वहां से भाग जाती है। इधर लेन गुस्से में थी, वो नमूने कुछ नहीं कर पाए, मुझे कोई और रास्ता ढूंढना होगा। नर्स उसे बॉस बोल के गई थी, इसलिए वैनियन हैरान थी। वो कहता भला मैं बॉस कैसे हो सकता हूँ, अगर होता तो ऐसी जगह पे थोड़ी ना रहता। बट वैनियन को थोड़ा शक होने लग गया था कि हर कोई उसके हस्बैंड को बॉस क्यों बोलता रहता है। तो पूछती है क्या तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो? वो सोचता है अब तो काम तमाम हो गया, इसको मेरी आइडेंटिटी पता चल जाएगी, पर मुझे डर है सच जानने के बाद कहीं मुझे छोड़ ना दे, इससे अच्छा मैं खुद ही बता दूं। और कहता वाइफ अगर मैंने तुमसे कुछ छुपाया हुआ तो प्लीज गुस्सा मत होना, इनफैक्ट मैं मिस्टर जिंग का पर्सनल ड्राइवर हूँ। वो उसे देखती है तो कहता मुझे पता तुम्हें हैरानी हो रही है, मैंने तुम्हें पहले नहीं बताया था। वो कहती है बट सब लोग तुम्हें बॉस बोलते हैं, ड्राइवर तो कोई नहीं बोलता। तो कहता है क्योंकि मेरा और मिस्टर जिंग का सेम सरनेम है ना, हम थोड़े बहुत एक जैसे भी दिखते हैं, तो लोग गलती से मुझे प्रेसिडेंट समझ लेते हैं। तो कहती है मैं तो बस ये सोच रही थी कि प्रेसिडेंट गुस्सा ना हो, क्योंकि मैंने सुना है वो बहुत ज्यादा क्रूअल और रूथलेस है, कहीं तुम्हारे साथ कुछ गलत ना करे। वो कहता है ऐसा नहीं है, मिस्टर जिंग तो बहुत अच्छे हैं, उन्होंने तो तुम्हारे साथ गलत करने वाले को सबक सिखाया था। वैनियन कहते इसका मतलब अच्छा इंसान है, पर सब उसे गलत समझते हैं। मिस्टर जिंग कहते जब हम घर वापस जाएंगे ना, मेरे जख्मी होने के बाद बच्चों को मत बताना, ना मॉम को, वरना उन्हें चिंता होगी। तो सोचती है इसे सबकी कितनी फिक्र है। जैसे वो घर आते हैं मॉम कहती काफी रात हो गई, तुम दोनों जाके बेड पे सो जाओ, और उसे ब्लैंकेट दे देती है। वो कहता सिर्फ एक ही ब्लैंकेट? मॉम कहते अच्छा खासा है, इसमें 2 जने आ जाएंगे, ठंड में एक ब्लैंकेट में सोगे तो ज्यादा निवास आएगा ना, अब जल्दी जाकर दोनों सो जाओ। वो दोनों जैसे जाते हैं तो सोचती है इस नालायक से तो कुछ भी नहीं होता, अगर मैं ना हूँ तो फैमिली टूट के बिखर जाएगी। वो तो नर्वस होके एक बेड पे बैठे होते हैं एक साथ एक ब्लैंकेट में। तो कहता काफी रात हो गई, हमें सोना चाहिए, और फिर चुपचाप दोनों लेट जाते हैं, बट गलती से उसका हाथ उसके हाथ को टच हो गया था। मिस्टर जिंग लाइट बंद कर देता है, पर सोचता है मेरी हार्ट बीट इतनी फास्ट क्यों हो रही है। मॉर्निंग में दोनों सो रहे होते हैं, वैनियन ने सारा ब्लैंकेट अपनी तरफ को कर रखा था और वो बेचारा अलग पड़ा था। इतने में दोनों बच्चे आ जाते हैं और कहते हैं हमारे क्लासमेट से बता रहे थे कि मम्मी डैडी साथ में सोते हैं, पर क्या इन दोनों में झगड़ा हो गया? ये दोनों हमें कितनी टेंशन में डालते हैं। और दोनों अपने मम्मी डैडी को खिसका के आपस में क्लोज कर देते हैं, और तो और वैनियन को पकड़ के उसके ऊपर हाथ रखवा दिया था ताकि ऐसा लगे वो हक कर रही है। उन दोनों के उठने से पहले वो दोनों भाग गए थे। मिस्टर जिंग देखता है उसने उसे हक्का रखा था तो बड़ा खुश होता है, तभी वो उसका पेंडेंट देख लेता है। दोनों बच्चे हंसते बाहर आते हैं तो मॉम पूछती क्या हुआ, तो कहते हैं ग्रैंडमा हम तो जल्दी जाके अपना काम कर रहे हैं, और भाग जाते हैं। वो हैरान थे कि बच्चे अजीब बिहेव क्यों कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं उन दोनों में कुछ हो गया हो, मैं देख कर आती हूँ। मिस्टर जिंग जैसे उसका नेकलेस देखने वाला था वो उठ जाती है और उसको थप्पड़ मार देती है कि वो बेचारा नीचे बुड़क गया था। तो कहती है सॉरी मेरा वो मतलब नहीं था, और वो जल्दी से भाग कर आकर उसके उठने में हेल्प करने लग जाती है, पर जैसे स्लीपर फेरकती है वो फिसल के उसके ऊपर ही गिर गई थी। दोनों एक दूसरे को देखने लग जाते हैं। इतने वहां पर मॉम चाहती है और ये सारा सीन देख के एकदम हैरान, और फिर सोचती है मुझे तो लगा था वैनियन काफी साइलेंट टाइप की है, पर ये तो इसके ऊपर ही चढ़ी हुई है।
वो एकदम से उठ जाती है, मॉम ऐसा कुछ भी नहीं है। मॉम कहती है मुझे तो कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, लगता है मेरा ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ गया है, मुझे मेडिसिन लेनी पड़ेगी। और वहाँ से भाग जाती हैं और बाहर आके बड़ा खुश होती हैं कि यंग पीपल अच्छे सारे गेम खेल रहे हैं। वैनियन कहती तुम्हारी मॉम ने कुछ गलत समझ लिया। वो कहते तुम अपने कपड़े चेंज करके नीचे चली जाओ खाने के लिए। जब वो ब्रेकफास्ट कर रही थी तो उसे देख रहा होता है कि इसे देख के मुझे 7 साल पहले वाले सीन की याद क्यों आती है। तो असिस्टेंट को इस बारे में इन्वेस्टिगेट करने को मैसेज कर देता है। एनन कहती मॉमी आपके काल इतने लाल क्यों हो रहे हैं, क्या आप डैडी के साथ रनिंग पे गई थी। मॉम कहती हैं तुम्हारे मम्मी डैडी जॉगिंग के लिए नहीं गए थे, वो तुम्हें लिटिल ब्रदर सिस्टर देने वाले हैं। टूडू क्लैपिंग करने लग जाता है, ये मुझे लिटिल सिस्टर मिलेगी। उसे डांटती है कुछ मत बोलो और कहती है मॉम आप गलत समझ रही हो। मॉम कहती कोई बात नहीं मैं सब समझती हूँ, तुम्हारे लिए 2 बच्चों को पालना कितना मुश्किल था, चिंता मत करो अगली बार जो बेबी होगा ना तुम्हें ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, मेरा बेटा ध्यान रखेगा। मिस्टर जिंग एकदम हैरान था, मैं करूंगा। तभी वैनियन को कॉल आता है कि तुम्हें कंपनी से फायर कर दिया गया है। मॉम गुस्से में जाती है, कौन है वो अंधा जो मेरी डॉटर इन लॉ को फायर किया, मैं भी उसको सबक सिखा के आती हूँ। तो कहती मॉम आप में चाहिए, वो बड़े लोग हैं हम उनसे कुछ नहीं कह सकते। मॉम कहती हैं पर मैं तुम्हारे साथ गलत कैसे होने दे सकती हूँ, और वैसे भी डिलीवरी गर्ल की जॉब कुछ खास अच्छी भी नहीं थी, तो तुम्हें अगर नहीं करनी तो मत करो। मैं नहीं चाहती मेरी डॉटर इन लॉ को इतनी मेहनत करनी पड़े, तुम बस घर पे रहो और ये पैसे कमाएगा। मिस्टर जिंग कहता मॉम आप भेदभाव कैसे कर सकती हो। मॉम कहती चुपचाप बैठा रहे, मैं तुझे डाइनिंग टेबल बैठने दे रही हूँ वही काफी है, अगर ज्यादा बकवास करेगा तो नीचे बैठ के खा। तो बच्चे हंसने लग जाते हैं, डैडी की ग्रैंडमा के आगे कुछ नहीं चलती, हमारी ग्रैंडमा कितनी औसम है। वैनियन कहती मॉम अकेले मिस्टर जिंग मेहनत करेगा ये अच्छी बात नहीं है, हम सारा प्रेशर उस पर नहीं डाल सकते, मेरे भी तो हाथ पैर है, मैं फूड डिलीवरी नहीं कर सकती तो बाकी जॉब कर सकती हूँ। मॉम कहती है तुम कितनी अच्छी हो, और मिस्टर जिंग से कहती हैं तुमने पिछले जन्म में अच्छे काम किए होंगे जो इतनी अच्छी लड़की मिली है, वो भी सोचता है इससे शादी करके मैं लकी हो गया। मॉम कहती है बैठे कर रहे हो, जल्दी पैसे जाके कमाओ, और उसे डरा के वहाँ से भगा देती हैं। और वैनियन कहती है मैं तुम्हारे लिए फ्रूट्स काट के लाती हूँ। वैनियन को आइडिया आता है क्यों ना हम फ्रूट से कैंडी बनाएं, उसे हम सेल कर सकते हैं। मॉम कहती है तुम्हें कैंडी बनानी भी आती है, तो दोनों बच्चे कहते हैं हाँ मम्मी बहुत टेस्टी बनाती हैं। वैनियन उन सबको भी अपने साथ मिशन पे लगा लेती है। फिर वो लोग स्टॉल लगा लेते हैं और दोनों बच्चे चिल्ला चिल्ला कर कस्टमर्स को बुला रहे थे, पर कोई कस्टमर नहीं आया होता। तभी वहाँ पर लिन उसे देख लेती है तो जानबूझकर गाँव को वहीं पे लेके आती है। इधर मॉम कहती है मेरी डॉटर लोग कितनी मेहनत करती है, उसके लिए 1000 ईयर्स ओल्ड गिनसिक बना के ले चलती हूँ। गाँव पूछता है क्या तुम इसे जानती हो, तो कहती है हाँ मेरी सिस्टर है जिसे फैमिली से बाहर निकाल दिया, और ये इसके जंगली बच्चे, इसने किसी पुअर से शादी कर ली है, कोई जॉब नहीं है तो बेचारी को स्टॉल लगाना पड़ रहा है। वैनियन कहती है स्टॉल लगाने में क्या बुराई है। टूडू कहता है पता नहीं ये भौंकने वाले कहाँ से आ जाते हैं। तो लिन कहती क्या तुम मुझे बोल रहे हो। एनन कहती तुम्हारे अलावा यहाँ भौंकने वाला है भी कौन, देखो तो कितनी बुरी लग रही है, पता नहीं इसे कैसे पसंद आ गई। लिन गुस्से से उसके मारने वाली थी बट वैनियन उसका हाथ पकड़ लेती है, खबरदार मेरे बच्चों को हाथ लगाया तो। लिन कहती है स्टॉल लगा के कौन सा तू रिच हो जाएगी, तब भी तुम लोग भूखे मरोगे। इतने वहाँ पर मॉम चाहती है मेरी डॉटर इन लॉ को बुली मत करो। तो लिन कहती है ये तो वही बुढ़िया है, तुम क्यों बीच में बोल रही हो। मॉम कहती है मेरी डॉटर इन लॉ का बिजनेस मतलब मेरा बिजनेस। तो लिन उनका स्नैक्स उठा लेती है, मैं भी देखती हूँ कौन ये बकवास चीज खाता नीचे फेंक देती है। वैनियन कहती है ये क्या कर रही हो। तो लिन पैसे निकाल कर फेंक के मारती है, ये है तुम्हारी कंपनसेशन, तुम मेरे थैंक्स करने की जरूरत नहीं है, वैसे भी तुम्हारे स्नैक्स कौन खरीदने वाला है। मॉम कहती किसने कहा कि कोई नहीं खरीदना चाहता, और फिर अपने फोन में मैसेज करती हैं 3 मिनट के अंदर अंदर मेरी डॉटर इन लॉ के कैंडी स्टॉल में भीड़ लगा लो। इधर असिस्टेंट स्पीकर लेके सबको अनाउंस कर देता है, तो सारे कंपनी के एम्प्लॉयज एक साथ भाग पड़ते हैं। लिन कहती है अभी तक तो कोई भी नहीं आया। मॉम कहती 3 मिनट में बहुत लोग आने वाले हैं। तो लिन कहती तुम बस लंबी लंबी छोड़ती हो, होता तुमसे कुछ नहीं है। वैनियन कहती मॉम मुझे पता है आप मेरी हेल्प करने के लिए ऐसा बोल रही हो, बट ऐसे लोगों के मुंह लगने से कोई फायदा नहीं है। लिन कहती पुअर होके मुझसे बहस करोगी, मेरे बॉयफ्रेंड को देखो इतनी यंग एज में कितना रिच बन गया है। और वैनियन से कहती है अगर तुम मुझसे माफी मांग लोगी तो मैं तुम्हारे स्टॉल की चीजें खरीदने में हेल्प कर सकती हूँ। मॉम कहती कभी भी नहीं। तो गाँव कहता है 3 मिनट तो हो गए अभी तक तो कोई भी नहीं दिखा हमें। तभी वहाँ पर कंपनी के एम्प्लॉयज सारे भाग कर आ रहे थे और एक साथ भीड़ लगा लेते हैं कि हमें खरीदना है हमें खरीदना है। वैनियन भी खुश होकर सारे कस्टमर्स को कैंडी बेचने लगी थी। सारे कस्टमर्स बहुत ज्यादा खुश हो रहे थे। तो लिन कहती है ऐसा क्या है इसमें, मुझे भी एक दो। तो वैनियन मॉम से पूछती है क्या मैं इसे दूं। मॉम कहती है बिल्कुल भी नहीं, ये कौन सा बाकी जैसी है, अगर तुम्हें खरीदना है तो सबसे लग्जरी वर्जन खरीदना पड़ेगा, या फिर तुम अफोर्ड नहीं कर सकती। पहले तो बड़ी लंबी लंबी छोड़ रही थी कि तुम्हारा रिच बॉयफ्रेंड है। तो लिन तो हवा में उड़ने लग गई थी, हाँ मुझे लग्जरी चीजें पसंद आती हैं। तभी मॉम क्लैपिंग करती हैं तो बॉडीगार्ड्स फ्रूट्स लेकर लाइन लगा कर खड़े हो जाते हैं। मॉम कहती है एक्सपेंसिव है पर मैं तुम्हें डिस्काउंट दे सकती हूँ 5 लाख के। तो लिन ने एकदम हैरान थी 5 लाख तुम क्या लूट रही हो। मॉम कहती है स्पेशल मेलन है, कम से कम 1 लाख के होंगे, और ये रोमन के ग्रेप्स हैं 70,000 के। वैनियन एकदम हैरान थी मॉम क्या आपने ये सब खरीदा है। इधर असिस्टेंट मिस्टर जिंग को आगे बताता है कि ओल्ड लेडी ने कंपनी के सारे एम्प्लॉयज को आपकी वाइफ की कैंडी खरीदने को भेजा है, जिसकी वजह से थोड़ा सा काम लेट हो गया, पर मैं क्या करूँ मुझे करना पड़ा। बट मिस्टर जिंग तो उसे कुछ भी नहीं कहता, वो तो खुद वहाँ से चले जाता है। असिस्टेंट कहता है कंपनी सच में बदल रही है। मॉम उसके कान में कहती है ये सब मैंने नहीं खरीदा है, पड़ोस वाली ने दिया है। वैनियन कहती पर ये बहुत एक्सपेंसिव है, उन्हें वापस करना चाहिए। मॉम कहती मैंने उसकी जान बचाई थी पहले, मैंने तो मना किया बट उसने जबरदस्ती दे दिए। लिन कहती मैं तो नहीं मानती कि इतने एक्सपेंसिव होंगे।
मॉम कहते यकीन नहीं है तो फ्रूट शॉप पे जाके देख लो। तो लिन अपने बॉयफ्रेंड गाओ को कहने लग जाती है। वो कहता है पैसे पेड़ पे नहीं चढ़ते, इतने पैसों में तो मैं लुट जाऊंगा। डूडू कहता है क्या तुम कैंडी अफोर्ड नहीं कर पा रहे? लिन कहती किसने कहा, वो तो बस मेरा खाने का मन नहीं कर रहा। एनन कहती है मुझे लगता है तुम्हारे बॉयफ्रेंड को तुम्हारी घंटा परवाह नहीं है, वरना मेरे डैडी तो मेरी मम्मी के लिए कुछ भी कर सकते हैं। एनन कहती है जो लड़की कई लड़कों पे लाइन मारती है उसका यही हाल होता है। लिन कहती है इसकी बकवास मत सुनो, ये बस मुझसे जेलस हो रही है। बट वो हाथ छुड़ा लेता है तो वैनियन के मारने लगी थी, बट तभी मिस्टर जिंग आकर उसका हाथ पकड़ लेता है। लिन कहती है इसने मुझे मारा, तुम इसे सबक सिखाओ। तभी वैनियन उसे लिन की वीडियो दिखाती है जिसमें वो पहले मुंह के साथ थी कि ये है इसकी सच्चाई। तो गाओ उसको थपड़ा मार देता है और उसे छोड़ के भाग गया था और लिन भी गुस्से से भाग जाती है। मिस्टर जिंग कहता है मेरी वाइफ तो बहुत अमेजिंग है। वो कहती है मेरा हस्बैंड भी तो। तभी उसे कॉल आता है तो कहती है मैं बच्चों का एडमिशन कराने जा रही हूँ, तुम इनका ध्यान रखना, और भाग जाती है। स्कूल का प्रिंसिपल कहता है हमारा किंडरगार्टन एक रिच फैमिली वालों का है तो सिंगल पेरेंट के बच्चों को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। वो कहती है बट मैं सिंगल पेरेंट नहीं हूँ। प्रिंसिपल कहता है फिर इंटरव्यू में बच्चों के डैड को भी लेके आना चाहिए था। तो वो फॉर्म लेके घर आ जाती है। मिस्टर जिंग पूछता है क्या हुआ? तो कहती है हुआ किंडरगार्टन शहर का सबसे फेमस है, उन्होंने एडमिशन के लिए दोनों पेरेंट्स को आने को कहा है, क्या तुम मेरे साथ चलोगे? वो सोचता है हुआ किंडरगार्टन तो मेरी कंपनी के अंडर में आता है और उसका हाथ पकड़ लेता है चलो मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। वो दोनों स्कूल में आते हैं। प्रिंसिपल उन दोनों को सबसे पहले क्वेश्चन आंसर फॉर्म फिल करने के लिए कहता है। मिस्टर जिंग सोचता है ये कैसे क्वेश्चंस हैं फैमिली बैकग्राउंड के बारे में। प्रिंसिपल सोच रहा था कि तुम लोग पुअर हो, अपना टाइम ही वेस्ट कर रहे हो। वैनियन फॉर्म भर देती है तो प्रिंसिपल कहता है सॉरी तुम्हारे बच्चे एडमिशन क्राइटेरिया को पूरा नहीं करते। वो कहती है बट हमारे बच्चे बहुत आउटस्टैंडिंग है, आप चाहे तो उनका एग्जाम टेस्ट ले सकते हो। बट वो कहता है जाके किसी और स्कूल में एडमिशन कराओ। मिस्टर जिंग कहता है तुम ऐसे कैसे बोल सकते हो कि हमारे बच्चे एडमिशन क्राइटेरिया को कंप्लीट नहीं करते। प्रिंसिपल कहता है हमारा हुआ स्कूल प्रेस्टीजियस और नोबल फैमिलीज के लिए है, पर तुम्हारे जैसे बच्चे इसके लायक नहीं है। वैनियन कहती है आप ऐसे कैसे बात कर सकते हैं। प्रिंसिपल कहता है मैंने जो बोल दिया सब बोल दिया, अब तुम लोग निकलो यहाँ से, तुम लोग हमारे स्कूल के स्टैंडर्ड्स को नीचे गिराना चाहते हो। मिस्टर जिंग कहता है तुम जैसे स्कूल के लोग बेकार हो, अभी के अभी स्कूल के चेयरमैन को बुलाओ। प्रिंसिपल कहता है तुम होते कौन हो चेयरमैन से मिलने वाले? तभी चेयरमैन चाहते हैं कि यहाँ शोर क्यों मचा रखा है इतना। तो प्रिंसिपल कहते हैं अच्छा हुआ आप आ गए, ये पुअर लोग यहाँ पे हल्ला मचा रहे थे। चेयरमैन तो मिस्टर जिंग को देख के एकदम हैरान था और कहते हैं मैं यहाँ रूटीन चेकिंग के लिए आया था और तुमने इतने टाइम में मैस्करेड कर दिया। प्रिंसिपल कहता है आप मुझे क्यों डांट रहे हो, इन लोगों को बाहर निकालना चाहिए, ऐसे मामूली लोगों का थोड़ी ना हमारे स्कूल में एडमिशन हो सकता है। बट चेयरमैन उसी को डांटते हैं हमारा स्कूल सब लोगों को इक्वली ट्रीट करता है, तुम होते कौन हो स्कूल में ये सब करने वाले, मैं तुम्हें फायर करता हूँ। मिस्टर जिंग कहता है ऐसे लोगों को सिर्फ फायर करने से कुछ नहीं होगा। तो चेयरमैन कहते हैं मैं बाकी स्कूल वालों से बोल दूंगा इसे हायर ना करें, इसे पूरी इंडस्ट्री से बैन करवा देंगे। तो प्रिंसिपल वहाँ से भाग जाता है। चेयरमैन उनसे माफी मांगने लगा था और उनका एडमिशन फॉर्म पढ़ता है। आपके बच्चों का एडमिशन हो सकता है। चेयरमैन उसकी आइडेंटिटी रिवील न करते इसलिए मिस्टर जिंग इशारा करता है तो चेयरमैन उनके बच्चों की फीस माफ कर देता है। फिर वो दोनों जैसे घर आते हैं एनन पूछती है मम्मी डैडी आप कितना खुश हो, लगता है कुछ अच्छा हुआ है। वो कहते तुम दोनों का मैंने हुआ किंडरगार्टन में एडमिशन करवा दिया है। तो वो दोनों खुशी के मारे नाच पड़ते हैं कि अब से हम दोनों बड़े स्कूल में जाएंगे। तो कहती है तुम्हें अपने डैडी के थैंक यू करना चाहिए। तो दोनों बच्चे थैंक यू डैडी बोलते हैं। वो कहती है चलो मैं तुम दोनों के लिए कुछ टेस्टी बना के लाती हूँ। डूडू कहता मम्मी आपको भी तो डैडी का थैंक यू करना चाहिए, लाइक आपको डैडी को किस करना चाहिए। वो कहती है ऐसा नहीं बोलते, बट बच्चे जिद करने लग जाते हैं प्लीज मम्मी किस करो ना। मिस्टर जिंग कहते जब बच्चे इतने बोल रहे हैं तो कर दो, और जानबूझ के थोड़ा खुद नीचे हो जाता है। तो वैनियन उसे जल्दी से शर्माती हुई किस कर देती है कि मैं खाना बनाने जा रही हूँ, भाग जाती है और बच्चे भी उसके पीछे भागते हैं, जबकि मिस्टर जिंग तो ब्लश कर रहा था। मॉम कहती है खड़े क्या कर रहे हो, बच्चों को स्कूल के लिए जाकर रेडी भी करना है, जाओ। वो कहता है मॉम मैं बच्चों के लिए पेन्स लेके आया हूँ। तो मॉम कहती है जो ट्रेजर पेन है ना, चलो थोड़ा बहुत दिमाग तो है तुम में। वो कहता मॉम ये बात वैनियन को मत बताना कि बहुत एक्सपेंसिव है, ऐसे बोल देना कि मैंने स्ट्रीट स्टॉल से खरीदे हैं। मॉम कहती चिंता मत करो उसे कुछ पता नहीं चलेगा। अभी वैनियन आकर कहती है मॉम मुझे क्या पता नहीं चलेगा। मॉम कहती मेरे कहने का मतलब था कि जो डिशेस मुझे बनानी आती हैं तुम्हें उनके नाम भी नहीं पता होंगे। वो कहती है हाँ मॉम मैं आपकी जितनी अच्छी शेफ थोड़ी ना हूँ। और फिर मिस्टर जिंग से पूछती है ये क्या है। वो कहता है मैं बच्चों के लिए स्टेशनरी का सामान लेके आया हूँ, तुम बच्चों को दे देना। मॉम कहती हैं अब ये धीरे धीरे सुधरने लग गया है, अब लगता है कि अच्छा बाप बन रहा है। तभी वहाँ पर बच्चे भाग कर आते हैं तो वैनियन दोनों बच्चों को दे देती है। एनन कहती है वाओ ये बनी कितना क्यूट है। डूडू भी अपना पेन का बॉक्स खोल के देखता है। मिस्टर जिंग देख लेता और सोचता है इसमें प्राइस टैग क्यों लगा हुआ है, और जल्दी से प्राइस टैग फाड़ के अपनी जेब में रख लिया था। वो पूछती क्या हुआ, तो कहता कुछ भी नहीं आप खाने चलते हैं। उसके बाद बच्चों को स्कूल भी तो छोड़ने जाना है। तो कहती है हाँ बच्चों चलो जल्दी से ब्रेकफास्ट करते हैं। फिर वो दोनों बच्चों को रेडी करके उनको स्कूल छोड़ने के लिए आते हैं। दोनों कहते हैं मम्मी डैडी बाय। वो दोनों बाय करते हैं तो वो दोनों अंदर भाग जाते हैं। मिस्टर जिंग और वैनियन वापस आने लगे थे तभी कोल्डमैन आकर कहते हैं बॉस आप यहाँ पर। वैनियन को कुछ पता न चल जाए इसलिए मिस्टर जिंग बात टालने लग जाता है और कहता है मैं बॉस कैसे हो सकता हूँ, लगता है आपने गलत पहचान लिया। और धीरे से कान में बताता है कि अगर तुम मेरी आइडेंटिटी रिवील नहीं करोगे तो मैं तुम्हारी कंपनी में इन्वेस्ट जरूर करूंगा। तो वो कहते हैं हाँ सही कहा, मैंने गलत पहचान लिया, मैंने अपना चश्मा नहीं पहना था ना। और उससे बहुत कैजुअली बात करने लग गया था। हाँ हाँ तुम बॉस कैसे हो सकते हो, वैसे क्या तुम्हारे बच्चे भी हाई स्कूल में पढ़ते हैं, मैं यहाँ के चेयरमैन को जानता हूँ, उनको बोलकर तुम्हारे बच्चों का ध्यान रखवा सकता हूँ। और फिर वहाँ से चला जाता है। मैंने पूछती ये कौन था।
मिस्टर जिंग बताता है कि ये प्रेसिडेंट का कोई बिजनेस पार्टनर है, अच्छा इंसान है पर थोड़ा इसे कम दिखता है। तभी मिस्टर जिंग को असिस्टेंट कॉल आता है कि 7 साल पहले लड़की का पता चल गया। वो पूछती क्या हुआ, कुछ प्रॉब्लम है, मैं तुम्हारी हेल्प करूँ? तो कहता है कुछ भी नहीं है, तुम जाओ। फिर वो उसे जाते हुए को देख रहा था, मुझे कंफर्म करना है क्या 7 साल पहले वाली तुम थी? इधर असिस्टेंट मिस्टर जिंग को 7 साल पहले वाली लड़की की इन्फॉर्मेशन देता है। शायद ये लड़की पार्ट टाइम जॉब करती थी, इसलिए इसके बारे में पूरी सही से इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाई। मिस्टर जिंग पूछता है तुमने सीसीटीवी चेक किए? तो कहता है सीसीटीवी तो खराब थे उस रात के, मैंने दूसरी जगह चेक किए तो बैक व्यू दिखा बस। तो मिस्टर जिंग उसकी बैक फोटो देखता है, किसी देख के तो बिल्कुल वैनियन जैसा लग रहा है, और असिस्टेंट से कहता है चाहे कुछ भी करना पड़े इसके बारे में पूरी तरह से इन्वेस्टिगेशन करो। इधर वी फैमिली के डैड गुस्से में थे कि हमारी फैमिली तो बैंकरप्ट हो गई है, और वहाँ पे स्कूल का प्रिंसिपल भी होता है और कहता है मैं भी उन लोगों की वजह से बर्बाद हो गया। जैसे लिन आते डैड उस पर चिल्ला के पड़ते हैं तुम्हारी वापस आने की हिम्मत कैसे हो गई? लिन कहती मैंने थोड़ी ना कुछ किया, उस वैनियन की वजह से हुआ है, और वो प्रिंसिपल के साथ हाथ मिला लेती है। फिर लिन टीचर बनकर हुआ किंडरगार्टन में आ जाती है। जैसे वो क्लास में आती है एनन पहचान लेती है तो वही बुरी लड़की है। डूडू कहता है क्या ये हमारी टीचर है? तो कहती हाँ मैं हूँ। एनन कहती भाई मुझे इससे डर लग रहा है। तो कहते चिंता मत करो। लिन कहती है मैं तुम लोगों को बुली नहीं करूंगी। बच्चों अभी स्नैक्स का टाइम है और सबको स्नैक्स बांटने लग जाती है। सारे बच्चों से लेने लगे थे तो एनन कहती है भाई क्या मैं भी ले सकती हूँ, मुझे भी खाना है। तो डूडू कहता है मैं लेके आता हूँ, और एक उसे दे देता है और एक खुद ले लेता है। जैसे वो खाने लगी थी उससे खुद पहले लेके खा लेता है कि मैं टेस्ट करके देखूंगा, बट तभी उसकी आइज बंद हो जाती है। तो एनन कहती भाई तुम्हें क्या हो गया? इधर मॉम वैनियन के लिए सूप बना के लेके आती हैं, जल्दी पी लो इससे पहले ठंडा ना हो जाए। बट तभी वैनियन को कॉल आता है कि अगर तुझे अपने जंगलियों को बचाना है तो जल्दी स्कूल पहुंच। वो कहती है तुमने मेरे बच्चों के साथ क्या किया है? और कहती है बच्चे प्रॉब्लम में है, मैं अभी आती हूँ, और भाग जाती है। जबकि मॉम जल्दी से मिस्टर जिंग को कॉल करती है। डूडू बेहोश पड़ा था तो एनन रो रही होती है भाई उठ जाओ प्लीज। लिन हंस रही थी, इनफैक्ट उसने बच्चों की इन्फॉर्मेशन में देख लिया था कि डूडू को पीनट से एलर्जी है, और खुश हो रही होती है। तभी वहाँ पर वैनियन भाग कर आती है तुमने मेरे बेटे के साथ क्या किया है? वो कहती मैंने कुछ नहीं किया, तुम्हारा बेटा है इतनी पुअर हेल्थ का। तो वैनियन उसे गोद में उठा लेती है अगर मेरे बेटे कुछ हुआ ना तो मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी, और डूडू को लेकर जल्दी से भागती है हॉस्पिटल की तरफ को। उसके जाते ही वहाँ पे मिस्टर जिंग आता है तो लिन कहती है तुम लेट हो गए, तुम्हारी वैनियन दोनों जंगलियों को हॉस्पिटल लेके चली भी गई है। मिस्टर जिंग कहता है इसका तो मैं तुम्हें पक्का बाद में सबक सिखाऊंगा। तो कहती है तुम कर क्या लोगे? मिस्टर जिंग चुटकी बजाता है तो वहाँ पर असिस्टेंट आ गया था। लिन कहती है ओ हो एक्टिंग करने के लिए अपने साथ दूसरे बंदे को भी लाए हो, अब ये मत बोलना कि तुम्हारा असिस्टेंट है और तुम कहीं के बॉस हो। बट असिस्टेंट को थपड़ा मार देता है, लगता तुम्हें जीने की इच्छा नहीं बची है। मिस्टर जिंग कहता है इसे पूरी इंडस्ट्री से बैन करवा दो। तो वो कहता है ओके प्रेसिडेंट जिंग। जबकि लिन के होश उड़ गए थे। प्रेसिडेंट वैनियन जल्दी से अपने बेटे को हॉस्पिटल में एडमिट करवाती है और रो रही थी। लिन पिट के आई थी। प्रिंसिपल कहता है तुमसे इतना काम भी नहीं हुआ, और उन दोनों में लड़ाई हो जाती है तो उसे ठोक डालता है। एनन कहती है मम्मी रो मत। मिस्टर जिंग भाग कर आकर उसे कंफर्ट करता है, बच्चों कुछ नहीं होगा। इतने में डॉक्टर आता है, वो पूछती कैसा है वो। डॉक्टर बताता है कि तुम पेरेंट्स कितने केयरलेस हो, तुम्हें पता नहीं तुम्हारे बेटे को पीनट से एलर्जी है, बहुत अच्छा हुआ टाइम पर ले आए, वरना तो कंडीशन सीरियस भी हो सकती थी। मिस्टर जिंग एकदम हैरान था, डूडू को भी मेरी तरह पीनट एलर्जी है, ये कैसा कोइंसिडेंस है। और उसे 7 साल पहले वाली वही सीसीटीवी फुटेज की बैक फोटो का याद आता है, तो सोचता है कहीं मेरे बच्चे तो नहीं है। वैनन कहती है मम्मी की गलती है, तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर पाई, प्लीज जल्दी से उठ जाओ। एनन कहती है मम्मी रो मत। तभी डूडू उठता और कहता है मम्मी आप चिंता मत करो। वो उससे माफी मांगती है तो एनन कहती नहीं मम्मी मेरी गलती है, मैंने वो स्नैक्स खाने को कहा था, पर ब्रदर ने बोला पहले वो खा के चेक करेगा। वो कहती है वो लिन सच में बहुत बुरी है, उसे सबक सिखाऊंगी। तो कहता है मम्मी आप उस बुरी लड़की के पास मत जाओ, मुझे डर है कि वो आपको हर्ट कर देगी। मिस्टर जिंग असिस्टेंट को अपने पास बुलाता और कहता है मेरा बच्चों के साथ डीएनए टेस्ट करवाओ। असिस्टेंट कहता है बॉस क्या आपको शक है कि यंग लेडी 7 साल पहले वाली है? मिस्टर जिंग कहता है तुम्हें जो बोला गया चुपचाप वही करो। तो कहता है हाँ ठीक है, मैं कहाँ कुछ ज्यादा बोलता हूँ, बट मुझे आपके थोड़े से बाल चाहिए, तो क्या फिर मैं ले लूँ? मिस्टर जिंग कहता है हाँ ले लो। तो वो एकदम से बाल उसके फाड़ लेता है। मिस्टर जिंग को दर्द होता है तो कहता है अगली बार बहुत आराम से करूंगा। मिस्टर जिंग जैसे अंदर आता है डूडू कहता है डैडी आप आ गए, और पूछता है क्या तुम बेटर फील कर रहे हो? तो कहता है हाँ मैं एकदम ठीक हूँ, आप और मम्मी मेरी ज्यादा चिंता मत करो। बट मिस्टर जिंग ने उसे चलाते हुए उसका एक बाल तोड़ लिया था और पूछता है क्या तुम कुछ खाना चाहते हो? वो कहता है ठीक है मैं तुम्हारे लिए पॉरिज पाई करके लेके आता हूँ। वहाँ से चला जाता है। लेन भी इतनी ज्यादा पिटी थी कि वो भी हॉस्पिटल पहुंच जाती है। तभी वो मिस्टर जिंग और असिस्टेंट को आपस में बातें करता हुआ सुन लेती है। मिस्टर जिंग असिस्टेंट को हेयर सैंपल दे रहा था कि डीएनए टेस्ट बिल्कुल सही होना चाहिए। लेन एकदम हैरान थी डीएनए टेस्ट किस लिए, क्या इसको ये लगता है कि वो जंगली बच्चे इसके हैं? मॉम आकर मिस्टर जिंग को डांटने लग जाती हैं। मुझे पता तुम्हारा काम इम्पोर्टेंट है, पर बच्चों के सामने कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है, तुम्हें पहले बच्चों का ध्यान देना है। वो कहता मॉम मैं बिजनेस की बात नहीं कर रहा था, मैं तो डूडू के लिए पॉलिश पाई करने गया था। मॉम कहती घर का बनाया हुआ पॉलिश ज्यादा अच्छा होता है बाहर वालों से। वो कहता मॉम आप तो सच में बहुत समझदार हो। मॉम कहती अगर मैं समझदार नहीं बनूंगी ना तो तू तो पक्का मेरे डॉटर लोगों को गुस्सा कर देगा। और फिर डूडू से कहती है देखो तुम्हारी ग्रैंडमा तुम्हारे लिए पॉलिश बना के लेके आई है, और उसे अपने हाथों से पिलाने लग जाती हैं। देन वो मिस्टर जिंग से कहती हैं तुम वैनर को रेस्ट करने के लिए ले जाओ, मैं डूडू को यहाँ पे रुक के ध्यान रख लूंगी। वो कहती है मॉम मैं ठीक हूँ, मैं यहीं पे रहूंगी। मिस्टर जिंग कहता है तुम कल से यहीं पे हो, थक गई होगी।
मॉम की बात मानो, अभी घर चलो। और वो उसे वहाँ से ले जाता है। इधर लिन डॉक्टर को बहुत सारे पैसे देती है। डॉक्टर कहता है चिंता मत करो, डीएनए रिपोर्ट मैं चेंज कर दूंगा। असिस्टेंट डॉक्टर से डीएनए रिपोर्ट मांगने आता है तो वो उसे फेक वाले दे देता है। घर आके वेनियन कहती है मैं कुछ बनाती हूँ, तो कहता है नहीं मैं कुकिंग कर लूंगा। वेनियन तो एकदम हैरान थी, कैसे भी खाना बनाना आता है। मिस्टर जिंग उसे नूडल्स बना के देता है तो एकदम हैरान होती है, तुम सच में खाना बना सकते हो। वो कहता है मैं सिर्फ स्पेशल लोगों के लिए बनाता हूँ। तो वो जल्दी से खाने लग जाती है, बट रो रही थी। तो कहता है क्या हुआ, क्या इतनी बेकार है। वो कहती नहीं तो ये बहुत टेस्टी है। वो पूछता है फिर तुम रो क्यों रही हो। तो कहती कुछ नहीं, मुझे बस अपनी मॉम की याद आ गई। वो कहती बहुत टाइम पहले की बात है, मेरी मॉम भी मेरे लिए बिल्कुल सेम ऐसे नूडल्स बनाती थी, उसके बाद किसी ने नहीं बनाए। तो उसका हाथ पकड़ कहता है चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए रोज बना सकता हूँ। बट तभी उसे कॉल आता है, वो हैरान था। वो कहती तुम जरूरी काम है, तुम जा सकते हो। बट वो साइड होकर फोन पे बात करने लग जाता है, क्या तुम श्योर हो कि बच्चे मेरे नहीं है। मिस्टर चिंग कहता मुझे सबसे फर्क नहीं पड़ता, अनाउंस कर दो। मैं जल्दी से जल्दी वेनियन को अपनी आइडेंटिटी रिवील करना चाहता हूँ ताकि कोई भी उसे फ्यूचर में बुली ना कर सके। वेनियन खा रही थी और कहती है तुम भी थोड़े खा लो। मिस्टर चिंग सोचता मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि बच्चे मेरे हैं किसी और के, मैं हमेशा तुम्हें प्यार करता रहूंगा। वेनियन वहाँ पर आती है तो एकदम हैरान थी, वाओ कितना रोमांटिक है। और फिर मिस्टर जिंग को कॉल करती है, तुमने जहाँ कहा था मैं आ गई हूँ, तुम कहाँ हो। फोन पे बात करता मिस्टर जिंग पीछे से आता है, मैं यहीं पे हूँ। तो वो उसे देखने लग जाती है। इधर मॉम दोनों बच्चों को हॉस्पिटल से लेके जा रही थी, तभी उन्हें असिस्टेंट कॉल आता है जो बताता है कि बॉस अपनी आइडेंटिटी रिवील करने वाले हैं। तो वो तो बड़े खुश होती हैं। दोनों बच्चे पूछते हैं ग्रैंडमा क्या हुआ। तो कहती है बहुत खुशी की बात है, तुम्हारे डैडी तुम्हारी मम्मी को प्रपोज करने वाले हैं। वो दोनों कहते हैं सच में, डैडी कितने रोमांटिक हैं, चलो जल्दी वहाँ पे चलते हैं। मैंने सोची मिस्टर जिंग यहाँ कर रहा है, क्या है मुझे प्रपोज करने वाला है। ग्रैंडमा दोनों बच्चों के साथ पोस्टर लेके आ जाती हैं ताकि वो उन्हें चीयर अप कर सकें। बट मिस्टर जिंग उसके पास आकर कहता है मुझे तुम्हें कुछ बताना है, मैं वो इंसान हूँ जो न्यूज़पेपर में अक्सर आता रहता हूँ। वो कहती क्या मतलब, तुम कोई वांटेड क्रिमिनल हो। कहता नहीं तो क्या सोच रही हो तुम, अगर मैं क्रिमिनल होता तुम्हारे सामने थोड़ी ना खड़ा होता ऐसे। वो कहती सही कहा। वो कहती बात में तो दम है। वो कहता है इनफैक्ट मैं मिस्टर जिंग हूँ। तो क्या तुम्हारे कहने का मतलब क्या है, तुम वो खड़ूस हो। वो कहता खड़ूस नहीं तो, प्रेसिडेंट तो बहुत ज्यादा हैंडसम और कूल है। तो कहती है हैंडसम कूल कैसे हो सकता है, एक बार मैं उसे फूड डिलीवर करने गई थी तब मैंने बाहर से सुना था वो अपने एम्प्लॉयज पे बहुत चिल्ला के पड़ रहा था, एक नंबर का खड़ूस और जालिम है वो। तो वो तुम कैसे हो सकते हो, अगर तुम सच में वो हो तो फिर तो तुम मुझे पुअर समझ के नीचे दिखाना चाहते हो। तभी जानबूझ के अपनी आइडेंटिटी छुपाई कि मैं तुम्हारे पैसों को तुमसे लूट के ना भाग जाऊं। अगर ये बात है तो डाइवोर्स कर लेते हैं। तभी मॉम भागकर आकर उसके मुंह पे हाथ रख देती है, इसकी बकवास को मत सुनो, ये तो कुछ भी बोलता है, ये बस झूठ मूठ की तारीफ कर रहा था अपनी। वेनियन कहती वही तो, भला ये प्रेसिडेंट कैसे हो सकता है। मॉम उसे कहती है अच्छा होगा तुम अपनी आइडेंटिटी छुपा के रखो, वरना तुम्हारे तो वाट लग जानी है। अगर डॉटर इन लॉ गुस्सा होगी तुम तो पूरी लाइफ सिंगल ही रह जाओगे। तो मिस्टर जिंग बात पलट देता है कि मैं प्रेसिडेंट जी का असिस्टेंट हूँ। वो कहती है बट इस बात के लिए तुम्हें झूठ नहीं बोलना चाहिए था, तुम बस मेहनत करते रहो, एक दिन हमारी लाइफ भी बेटर हो जाएगी। तो मॉम मिस्टर जिंग को डांटती नलायक, तू बस मेरी डॉटर इन लॉ की बात मान। एनन पूछती है भाई इसका क्या मतलब है। तो डूडू कहता है इसका मतलब है डैडी अगर मम्मी की बात मानेंगे तो बहुत पैसे कमा सकेंगे। एन कहती डैडी फिर तो आप मम्मी की सारी बातें मानना, क्योंकि मुझे बहुत सारे टॉयज चाहिए। और सब लोग हंसने लग जाते हैं। तभी वहाँ पर लेना आती है तो एनन पूछती है तुम यहाँ क्या कर रही हो। तो कहती है मैं तुमसे नहीं मिस्टर जिंग से मिलने आई हूँ। मॉम की तुम्हारी हिम्मत कैसे होगी मेरे बेटे का नाम लेने की, मेरा बेटा सिर्फ वेनियन को लाइक करता है। लिन कहती है मैं तो मिस्टर जिंग को सिर्फ एक ही बात बताने आई हूँ, उसके बाद चली जाऊंगी। बच्चे कहते बुरी लड़की तुम हमारी मम्मी डैडी के रिलेशनशिप को खराब मत करो, अगर हमारी मम्मी डैडी के बीच में आई तो हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। बट वो इग्नोर करके आगे बढ़ने लगती है तो मॉम बीच में आ जाती हैं, मेरे होते तो मैं तुम्हें कभी कुछ नहीं करने दूंगी। और मॉम जैसे इशारा करती है दोनों बच्चे पोस्टर से उसको दोनों तरफ से बांध देते हैं और नीचे बुड़का दिया था। देन फिर क्लैपिंग करते हैं। मॉम कहती है मेरी बेबीज कितने औसम हैं। और वो सब लोग साथ में घर चले जाते हैं। वो सब हंसते हुए जा ही रहे थे, एक आदमी बड़ा सा बॉक्स लेके आ रहा होता है और वो वेनियन के ऊपर गिरने वाला था, बट मिस्टर जिंग उसे पकड़ के साइड कर देता है और बॉक्स को हाथ से रोक लिया था। वो कहती तुम ठीक तो हो ना, कितनी डेंजरस सिचुएशन थी, तुमने ऐसा क्यों किया। वो कहता तुम मेरी वाइफ हो, तुम्हें प्रोटेक्ट करना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वो सोचती है ये मुझे क्या हो रहा है, मुझे पसंद क्यों आने लगा है। मॉम खुश होती है जैसे वो उसको देख रही थी। बच्चे कहते हैं हमारे डैडी कितने हैंडसम है और मम्मी को बचाते हुए कितने कूल लगते हैं। जब वो घर आते हैं देन लिन को कॉल आता है कि मुझे बहुत बड़ा ऑर्डर मिला है, मैं लेने जा रही हूँ, तब तो तुम बच्चों का घर पे ध्यान रखना। इधर लिन की फ्रेंड्स कहती हैं तुम्हारी ड्रेस तो बहुत अच्छी लग रही है, ये लिमिटेड एडिशन की है ना, और तुम्हारा बैग तो इसी साल लॉन्च हुआ है। लिन कहती है ऑफ कोर्स, क्योंकि मैं रिच हो गई हूँ ना, अब मैं तो प्रेसिडेंट की वाइफ बनने वाली हूँ। वो कहती है प्रेसिडेंट की वाइफ बन के तुम हम पुरानी क्लासमेट्स को भूल जाओगी। और फिर पूछती है वेनियन अभी तक आई नहीं है। तो लिन कहती है वेनियन मेरे फियांसे को सेड्यूस करने की कोशिश कर रही है। तो कहती चिंता मत करो, हम उसे डील करने में तुम्हारी हेल्प करेंगे। वेनियन अपना ऑर्डर डिलीवर करने आती है तो देखती है वो लोग वहाँ पे बैठे हैं, तो वो डिलीवर करके जाने लगी थी। बट वो कहती है क्लासमेट तुम कहाँ जा रही हो। कहती है मुझे और भी काम है। तो उसकी क्लासमेट्स कहती है जरा हमारे साथ बैठ के ड्रिंक तो करो। वो मना करती है बट वो लोग उसे पकड़ लेते हैं। मिस्टर जिंग बच्चों को फ्रूट्स ला के देता है। वो पूछते हैं मम्मी अभी तक वापस क्यों नहीं आई, कितना टाइम हो गया है। मिस्टर जिंग सोचता है
मुझे वैनियन को मनाना पड़ेगा, वरना ऐसे तो मैं लाइफ टाइम उसके सामने अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं कर पाऊंगा। और बच्चों से कहता है मैं भी उसे ढूंढ के लाता हूँ। असिस्टेंट को कॉल करता है, यंग लेडी का पता करो। इधर ये लोग उसे घेर लेते हैं, चलो साथ में ड्रिंक करते हैं। वैनियन कहती है मैं ड्रिंक नहीं करती, तो वो लोग उसे जबरदस्ती पिलाने लग जाते हैं। फिर वहाँ पर कुछ वेटर्स आ जाती हैं जो एक्सपेंसिव ज्वेलरीज लेकर आई थी और बताती हैं कि ये प्रेसिडेंट चिंग ने भिजवाई हैं ताकि आप अपने क्लासमेट्स को दिखा सको। उसके क्लासमेट्स तो खुश होने लग जाती हैं क्योंकि उन्हें लग रहा था कि ये लिन के लिए भिजवाई है, बट लिन को तो पता होता है कि मिस्टर जिन ने पक्का वैनियन के लिए भिजवाई होगी और टेबल पे रखवा देती है। वैनियन कहती तुम प्रेसिडेंट चिंग की फियांसी हो, पक्का वो बेकार ही होगा, तभी तो तुम्हारे जैसी लड़की पसंद आई उसे। तो लिन समझ आती है कि लगता है इसे अभी तक मिस्टर चिंग की ट्रू आइडेंटिटी नहीं पता है। इस बात को तो मैं अपने फायदे के लिए यूज कर सकती हूँ ताकि दोनों कभी साथ ना हो सके। लिन अपने फ्रेंड्स के साथ मिलकर उसे बुली कर रही थी। मिस्टर जी सोचता है मैंने अपनी वाइफ के क्लासमेट्स के गिफ्ट भिजवाए हैं ताकि उन्हें पता चले कि वैनियन कितनी अच्छी है, बट उसकी क्लासमेट तो उसको बहुत मार रही थी। मिस्टर जिन को आवाजें आती हैं तो वो वहाँ जल्दी से भाग के आता है। तो ये देख के तो एकदम हैरान था, तुम लोग क्या कर रहे हो? वो कहता अपने काम से काम रखो। दूसरी कहती है ये तो प्रेसिडेंट चिंग जैसे दिख रहा है जैसे टीवी में देखा था। मिस्टर जिंग उसे गोद में उठाने लगा था तो क्लासमेट्स कहती हैं हम तो लिन के लिए सब कर रहे हैं, इसके साथ बहुत गलत किया इस लड़की ने। तो उसे गोद में उठा लेता है, तुम लोगों को मैं जरूर सजा दूंगा। तो क्लासमेट्स लिन से हेल्प मांगने लग जाती है, हमें बचाओ। मिस्टर जिंग तुम बार बार इसे बुली करती आ रही हो, लगता है पिछली बार जो सबक सिखाया था वो काफी नहीं है। असिस्टेंट से बोलता है इसकी पूरी फैमिली को इंडस्ट्री से बैन कर दो। और वैनियन को लेके चलने लगा तो कहती है रुको, मैं तुम्हारी वो 7 साल पहले वाली वन नाइट स्टैंड वाली हूँ। बट असिस्टेंट को थपड़ा मार देता है और मिस्टर जिंग वैनियन को ले आया था, उसका ध्यान रखता है तो वो उससे होश आ जाता है। वो पूछती मैं कहाँ हूँ तो कहता है ये मेरे घर है, तुम भूल गई। उसके हेडेक हो रहा था तो दबाने लग जाता है। वो उसका थैंक यू करती है कि मैं हर बार तुम्हें प्रॉब्लम में डाल देती हूँ। वो कहता नहीं तो। वो पूछती है तुम्हें कैसे पता चला मैं वहाँ थी? कहता है मैं वहाँ से गुजर रहा था ना, देख लिया। तो कहती है वो शहर का सबसे फेमस रेस्टोरेंट है, तुम वहाँ से क्यों निकल रहे थे? मुझे सच बताओ। तो कहता है मैं प्रेसिडेंट जिंग के साथ गया था ना वहाँ पे, वो रेस्टोरेंट उन्हीं का तो है और उन्होंने बोला कि मैंने बहुत मेहनत की है इसलिए वो मुझे लेके गए थे। तो कहती है वो इतना अच्छा है? तो कहता और नहीं तो क्या। वैनियन कहती है बट वो लोग तुम्हारे आगे झुक क्यों रहे थे, क्या वो तुमसे इतना डरते हैं? अब वो कुछ बोलता तो कहती है अब मुझे पता चला प्रेसिडेंट जिंग बहुत ज्यादा डेंजरस है, तो वो इसलिए तुम्हें देख के डर जाते होंगे। वो कहता तुम जैसे मिस्टर जिंग को समझती है वो इतना भी बुरा नहीं है। तो कहती है पहले तो मुझे लगा था वो सिर्फ क्रूअल है, पर वो अब तो अंधा भी है, उसे लिन जैसी बेकार लड़की से प्यार हो गया। वो कहता पर मैंने सुना है प्रेसिडेंट जिंग की शादी हो गई है और उसकी वाइफ बहुत ज्यादा जेंटल और काइंड है। तो वैनियन कहती है वो लड़की पक्का बहुत अनलकी होगी, गॉड प्लीज उस लड़की को उस जालिम से बचाना। फिर मिस्टर जिंग उसके लिए किचन में सूप बना रहा था। मॉम आती है क्या वो उठ गई? तो कहता हाँ वो नशे में थी ना तो मैं उसके लिए हैंगओवर सूप बना रहा हूँ। तो मॉम उसे डांटने लग जाती है कि तुम कितने नालायक हो, इतना भी नहीं पता ड्रिंक करने के बाद क्या होता है। वो पूछता है क्या होता है? तो मॉम कहती है हस्बैंड वाइफ में रिलेशनशिप इंप्रूव होता है, तुम्हें इस बात का भी फायदा नहीं उठाया क्या? तुम तो घंटा कुछ करोगे। और उसे और डांट के चली जाती हैं। मिस्टर जिंग सोचता अगर मैं वैनियन के साथ रिलेशनशिप इंप्रूव कर लूँ उसके बाद उसे अपनी आइडेंटिटी बताऊं शायद वो इतना गुस्सा नहीं करेगी। फिर वो उसके लिए हैंगओवर सूप बना के लेके जाता है। जब उसे देने लगा था उनकी फिंगर्स टच हो जाती हैं, थोड़ा नर्वस होते हैं दोनों। मिस्टर जिंग कहता मुझे कहीं जाना है। फिर मिस्टर जिंग उसे बताकर शावर लेने चले जाता है। फिर वो उसे आवाज लगा रहा था क्या तुम आ सकती हो? वो आने लगती है क्या हुआ, कहाँ हो तुम? तो कहता है मैं वॉशरूम में हूँ, फिसल गया, प्लीज आके मेरी हेल्प करो। तो भागकर वॉशरूम में आ जाती है। बट मिस्टर जिंग तो टॉवल बांध के खड़ा था। वो तो उसे देखती रह गई थी कि ये कितनी अच्छी शेप में है। वो कहता और देखना है? तो कहती तुमने मुझे झूठ बोला, और जाने लगी थी बट वो उसे हाथ पकड़ के रोक लेता है। और फिर उसके क्लोजअप पूछता है क्या तुम मुझे लाइक करती हो? देन उसके दोनों हाथ पकड़ के एक हाथ से ऊपर कर देता है और उसके क्लोज होने लगा था ताकि किस कर सके। और तो और वो उसे किस भी करने लग गया था। बट वैनियन तो बेहोश हो जाती है। मिस्टर जिंग एकदम हैरान था ये कैसे रिएक्शन है। इधर इन लोगों को इनकी कंपनी से निकाल दिया जाता है, अब तुम्हें कहीं भी जॉब नहीं मिलेगी। तो क्लासमेट्स गुस्से में आके लिन को मारने लग जाती हैं कि तुम्हारी वजह से ये सब हुआ है। तो लिन के डैड आके उसे छुड़ाते हैं। क्लासमेट्स गुस्से से भाग जाती हैं तो लिन के डैड सुनाते हैं इतना तुमने कम रायता फैलाया था जो और फैला दिया। इधर सब लोग डाइनिंग टेबल पर बैठे थे तो मॉम खाना बना कर लाती हैं। देन वो खाने लगे थे। मिस्टर जिंग खुद वैनियन को सर्व करता है। मॉम पूछती है क्या तुम कल रात थक गए थे? वो कहती है मॉम आप ये क्या पूछ रही हो? मॉम कहती बताने की जरूरत नहीं, मैं सब समझती हूँ। जबकि मिस्टर जिंग को समझ नहीं आ रहा था ये क्या बातें कर रही हैं। और वो अभी भी उस बारे में सोच रहा था कि जब उसने वैनियन को किस किया वो सो क्यों गई थी। एनन कहती है डैडी मुझे भी दो ना। तो मिस्टर जिंग उसे सर्व करता है और ग्रैंडमा भी उसे देने लगी थी कि एनन कितनी क्यूट है। तभी वो उसकी ईयर के पीछे बर्थमार्क देख लेती हैं, ये तो बिल्कुल सेम उसकी तरह है। मिस्टर जिंग भी देखता है तो वो भी हैरान था, ये बर्थमार्क सेम मेरी जैसा है। और कहता है कि एनन मेरी बेटी है। डूडू कहता है यानी आप मेरे डैडी हो? तो मॉम तो बहुत ज्यादा खुश होने लग जाती हैं, हम तो सच में सब बहुत लकी हैं। वैनन हैरान थी और मिस्टर जिंग को देखने लग जाती है और वो उसी वन नाइट स्टैंड को याद करने लग गई थी और सोचती है मिस्टर जिंग तो वो कभी भी नहीं हो सकता क्योंकि ये तो बहुत काइंड है और वो 7 साल पहले वाला तो बहुत क्रूअल और जालिम था। और कहती है मॉम ऐसा कुछ भी नहीं है, ये जरूर कोई कोइंसिडेंस है। मॉम कहती है यानी मैं फालतू में एक्साइटेड हो रही थी। मिस्टर जिंग सोच रहा था कि डूडू को मेरी तरह पीनट एलर्जी है और एनन के सेम मेरे जैसा बर्थमार्क है, ये बिल्कुल भी कोइंसिडेंस नहीं हो सकता। एक आध कोइंसिडेंस हो सकता है पर इतने सारे कोइंसिडेंस तो कभी भी नहीं हो सकते।
मुझे लग रहा है डीएनए टेस्ट जो करवाया था वो सही नहीं था, और ऊपर से मुझे हमेशा फील होता है कि वैन्यानी वो 7 साल पहले वाली लड़की है। तभी उस असिस्टेंट कॉल आता है। असिस्टेंट उससे कंपनी से रिलेटेड कुछ बात बताता है तो वो चला गया था। वैन्यान को चिंता हो रही थी, पता नहीं क्या हो गया, इसलिए वो डिलीवरी का बहाना बनाकर वहां से चली जाती है। कंपनी में सारे रिपोर्टर्स ने मिस्टर जिंग को घेर रखा था और उससे क्वेश्चन पे क्वेश्चन पूछे जा रहे थे। क्या तुम उस लड़की के साथ थे? तुम लड़कियों को धोखा देते हो? तभी वैन्यान आ जाती है और ये सब सुन लेती है और हैरान थी प्रेसिडेंट जिंग। असिस्टेंट कहता है बॉस, यंग लेडी यहाँ पे क्या कर रही है, अब हम क्या करेंगे? मिस्टर जिंग कहता है तुम रिपोर्टर्स को भगाओ, इसे मैं देख लेता हूँ। असिस्टेंट कहता है मेरे पास कुछ प्रूफ्स हैं, और भागता है तो रिपोर्टर्स उसके पीछे भाग जाते हैं। मिस्टर जिंग वैन्यान के पास आता है तो पूछती है ये सब क्या चल रहा है, वो लोग तुम्हें प्रेसिडेंट जिंग क्यों बोल रहे थे? तो कहता है मैं उनका असिस्टेंट हूँ ना, तो मेरा काम है उनको रोकना। वो कहते इतने सारे लोग थे, तुम्हें चोट तो नहीं लगी? उसका हाथ पकड़ लेता, मैं ठीक हूँ। वो कहती है काम बहुत डेंजरस है, तुम मत करो। तो कहता है मैं मैन हूँ, इतना तो करना बनता है। इतने वहां पर लेना चाहती है और मिस्टर जिंग का हाथ पकड़ लेती है कि वो 7 साल पहले वाली मैं थी, तुमने कहा था तुम मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगे, क्या भूल गए? वो दोनों एकदम हैरान थे, बट मिस्टर जिंग हाथ छुड़ा लेता है, इम्पॉसिबल। मिस्टर जिंग को यकीन नहीं आ रहा था, इसलिए फोटो दिखाती है तो वो हैरान था ये कैसे हो सकता है, और फिर पूछता है बताओ उस टाइम क्या हुआ था? वो सोचती है भला मुझे कैसे पता होगा। कहती है तुम बहुत टल्ली थे, बट वो उसे धक्का मार के भड़का देता है और असिस्टेंट से कहता है इसे यहाँ से उठा के ले जाओ, तो वो उसे पकड़ के ले जाता है। वैन्यान पूछती है 7 साल पहले क्या हुआ था? तो कहता है वो बस एक मिसअंडरस्टैंडिंग है, मेरी किसी लड़की के साथ गलती से रिलेशनशिप हो गई थी। वो कहती है मिसअंडरस्टैंडिंग है या तुम्हारी कोई एक्स गर्लफ्रेंड थी जिसे तुम भूल नहीं पा रहे हो? मुझे अच्छे से एक्सप्लेन करो वरना डाइवोर्स ले लूंगी। वो कहता सच में मिसअंडरस्टैंडिंग थी, उस टाइम में बहुत ज्यादा स्नो हो रही थी, फिर एक लड़की मेरी कार में आई। वैन्यान को वन अंडरस्टैंड का याद आता है और क्या सोचती है कहीं यही तो वो नहीं है, और पूछती है क्या तुमने उस लड़की को ढूंढा? वो कहता अभी तक ढूंढ नहीं पाया, वो लड़की गोल्डीगर थी, उसने पैसों के लिए ऐसा किया और ये बहुत टाइम से प्लानिंग कर रखी थी उसने। वैन्यान सोचती फिर तो मैं गलत समझ रही हूँ। वो कहता मैंने तुम्हें इसलिए नहीं बताया कि मुझे लगा कि तुम मुझे पसंद नहीं करोगी। तो कहती है पास्ट की बातों का जिक्र नहीं करेंगे, ऐसे तो मेरे भी बेबीज हैं, तुमने कौन सा मुझे हेट किया है, आपसे हम अच्छी लाइफ जिएंगे। और फिर दोनों घर आ जाते हैं, उसे दोनों ने हक्का रखा था तो कहता है आज तुम बहुत अच्छी लग रही हो, और फिर क्लोज होकर किस करने वाला था बट वो फिंगर रख देती है, इस रूम की साउंड प्रूफिंग अच्छी नहीं है। वो कहता है पर मुझे अभी तुम्हारे साथ करना है। तो कहती है नहीं बहुत जल्दी नहीं हो रहा है, मैं अभी शावर लेके आती हूँ, और गुड नाइट करके भाग जाती है। जैसे गेट खोलती है, मॉम कान लगा के गेट पे सुन रही थी और गेट खोलते अंदर बुड़ के जाती है और कहती है मैं तो मिडनाइट स्नैक देने आई थी, मैं ठीक हूँ, तुम लोग कंटिन्यू करो, और बाहर से गेट बंद करके भाग जाती हैं। वैन्यान कंफ्यूज थी, मिस्टर जिंग हंस रहा था। मॉम कहती है ये असिस्टेंट किसी काम का नहीं है, कैसे घर ढूंढा है, यहाँ की साउंड प्रूफिंग भी अच्छी नहीं है, मेरे बेटे और डॉटर इन लॉ के मैरिड लाइफ पे कितना इफेक्ट पड़ रहा है। नहीं मुझे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना पड़ेगा। मॉर्निंग में वैन्यान ने बच्चों की फेवरेट सैंडविच बनाई थी, वो सब खाने लग जाते हैं। मॉम देख रही थी कि मिस्टर जिंग को अभी तक असिस्टेंट का फोन आया नहीं, जैसे ही आता तो कहती है फोन उठाओ अपना। असिस्टेंट बताता है कि बॉस जिसका घर है वो वापस मांग रहा है। तो वैन्यान कहती है अब हम न्यू घर कहाँ से ढूंढेंगे? मॉम की चिंता मत करो, मेरे पास एक सोल्यूशन है, और उनको पकड़ के घर में लेके आती हैं। वैन्यान हैरान थी, घर नहीं मिला है, और पूछती क्या ये तुम्हारा है? मिस्टर जिंग कहता है मॉम ने और मैंने पैसे जोड़ के खरीदा है। दोनों बच्चे भागकर आते हैं, मम्मी बहुत बड़ा घर है, वो भी अंदर आके और हैरान हो जाती है, ये लग्जरी घर है, बहुत पैसों का मिला होगा, और कहती है मॉम कैंसिल कर दो इसको, हम पैसे बचाकर बच्चों की स्टडी में लगाएंगे और आपके रिटायरमेंट में यूज करेंगे। मॉम कहती तुम इतनी अच्छी हो, मुझे पसंद नहीं तुम बेकार से घर में रहो। वैन्यान कहती तब भी बुरा घर नहीं था, ठीक था। डूडू कहता हम तो इससे भी ज्यादा बुरे घर में रहते हैं, हम एक बार बेसमेंट में रहते हैं। मिस्टर जिंग सोचता है इसने तो सच में बहुत कुछ सहा है, और कहता है इनफैक्ट ये घर रेंट पे बहुत सस्ता मिला है, सिर्फ 500 में। वो हैरान थी 500 में, ये क्या भूतिया घर है? तो कहता नहीं तो मेरी मॉम यहाँ पर पहले नैनी का काम करती थी, पर जिनका घर है वो फौरन चले गए और घर खाली पड़ा था इसलिए उन्होंने ऐसे दे दिया। मॉम पहले हैरान थी और कहती हाँ ये सच है। बच्चे तो बहुत खुश होते हैं कि हम पहली बार इतने बड़े घर में रहेंगे, कहते हैं थैंक यू ग्रैंडमा। फिर दोनों बच्चे अंदर खेलने भाग जाते हैं। डूडू कहता मॉम मेरी हेड कैसी लग रही है? मैंने पहचान लेती है, ये हेड तो एलयू ब्रांड की है, जो बहुत एक्सपेंसिव है। मिस्टर जिंग कहता मैं तो भूल ही गया, $1 मिलियन की हेड थी ये तो, और कहता है ये बस रेप्लिका है, रियल वाला नहीं है। वैन्यान इंटरनेट पे चेक करने लग जाती है, रेप्लिका भी इतनी रियल दिख रही है, देखो बिल्कुल सेम है। वो कहता है पैटर्न डिफरेंट है। वो कहती है बट मुझे तो सेम लग रहा है, और इंटरनेट पे लिखा है ये 5 मिलियन की है, और पूछती है मॉम क्या आप बहुत रिच हो? मिस्टर जिंग कहता है भला मॉम के पास ये पैसे कहाँ से आएंगे, ये अच्छी वाली कॉपी है ना इसकी, है ना मॉम? मॉम कहती हाँ, तो मॉम को भी हाँ करना पड़ता है, पर सोचती है पुअर बनने का प्रेटेंड कर रहा है, इसे डर भी नहीं, झूठ बोलने पे क्या होता है। बिजली गिर जाती है, तभी आवाज आती है तो वैन्यान कहती है अचानक से दिन में बिजली क्यों गिर रही है? मिस्टर जिंग कहता मौसम अच्छा नहीं है ना, तो शायद बारिश होने वाली होगी। वैन्यान के पास एक बैग होता है तो वो देखने लग गई थी। मॉम कहती है ये मैंने स्ट्रीट स्टॉल से खरीदा है, सिर्फ $1000 का। वैन्यान हैरान, $1000? तो कहती है मेरा मतलब $10 का, अगर तुम चाहो तो तुम्हारे लिए भी ला सकती हूँ 8-10। वो कहती है नहीं मॉम, अभी जाके घर की क्लीनिंग करते हैं। तो दोनों बच्चे उसके पीछे भाग जाते हैं। वो दोनों काम करके काफी थक गए थे। वो कहती है हस्बैंड तुमने बहुत अच्छा काम किया, तो वो भी से हक कर लेता है, मेरी वाइफ ने ज्यादा मेहनत की है। मॉम तो हंस रही होती हैं, बच्चे भी देखने लग जाते हैं। तो मॉम कहती हैं तुम दोनों बच्चे मत देखो,
वो कहते क्यों, हमें तो मम्मी डैडी को देखना अच्छा लगता है। वैनियन कहती ग्रैंडमा के साथ जाओ। एनन कहती बिल्कुल भी नहीं, हमें मम्मी डैडी को किस करते देखना है, तब तक हम कहीं नहीं जाएंगे। वैनियन कहती ये क्या बोल रही हो। डूडू कहता है सही तो बोल रही है, हमारी क्लास के बाकी बच्चों के मॉम डैड एक दूसरे को किस करते हैं, तो चलो तुम दोनों भी किस करो। और जिद करने लगे थे तो कहता लगता किस करना पड़ेगा। मॉम तो शर्म के मारे अपनी आइज कवर कर लेती हैं एंड वो दोनों किस करने लग जाते हैं, तो बच्चे बड़ा खुश होते हैं। बट तभी मिस्टर जिंग उसका जेट पैंट देख लेता है और सोचता है ये बिल्कुल वैसे ही लग रहा है जैसा वो वन नाइट स्टैंड वाली ने पहन रखा था। बच्चे ने देख देख के कूद रहे थे, तभी एनन कूदती हुई गिर जाती है। उसका पैर मुड़ गया था तो एनन जल्दी से उठाती है और वो दोनों उसके मेडिसिन लगाने लग जाते हैं। मिस्टर जिंग सोचता है ये कितनी अच्छी लड़की है और कितनी अच्छी मॉम है। मॉम मिस्टर जिंग को डांटती है कि वो अकेली ध्यान रख रही है, तुम भी ध्यान रखो बच्चों का। इसलिए मिस्टर जिंग एनन को रेस्ट करवाने के लिए उठाकर अंदर ले जाता है। इधर लिन सोच रही होती है मुझे कैसे भी करके वैनियन का ये जेट पैंट लेना होगा, तभी मिस्टर जिंग मेरी बात पे यकीन करेगा और उसके बाद मैं उससे शादी करके बहुत रिच बन जाऊंगी। डैड पूछते कहाँ जा रही हो तुम, तो कहती है मैं सिस्टर से बात करने जा रही हूँ ताकि हम दोनों में फिर से पैचअप हो जाए। वैनियन कपड़ों की तरह बना रही थी तो मामा कर कहती है मैं ऐसे कर लूंगी। तभी कोई बाहर आता है। वैनियन गेट खोलने चाहती है और लिन को देख के गेट बंद करने वाली थी, बट वो कहती तुम बहुत पछताओगी बाद में, देख लेना। बट वो रोक देती है कि मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लेके आई हूँ, तो वो उसे अंदर आने देती है। मॉम पूछती है तुम क्या कर रही हो, निकलो यहाँ से। तो कहती है मैं तो अपनी सिस्टर से मिलने आई हूँ। वैनियन कहती है मॉम आप रेस्ट करिए, मैं इससे बात करती हूँ। और फिर उससे पूछती है बताओ, मॉम के जाने के बाद पूछती बताओ क्या हुआ, तो कहती है मैं अपनी पिछली गलतियों के लिए माफी मांगती हूँ। और फिर कहती है तुम्हारे गले पे कुछ लगा है, और इस बहाने से उसका नेकलेस चुरा लेती है। बट वैनियन को पता ही नहीं चलता। डैड पूछते तो क्या तुमने उससे पैसे उधार लिए, तो कहती नहीं, बट मुझे जेट पैंट मिल गया है। डैड कहते भला ये टूटे हुए का क्या काम आएगा, तो कहती इसकी वजह से मैं बहुत रिच बन सकती हूँ। वैनियन हैरान थी कि वो ऐसे चली गई। फिर मॉम पूछती है उसने तुम्हें कुछ कहा तो नहीं, तो कहती है बिल्कुल नहीं। कहती हाँ मैं ठीक हूँ। तो मॉम कहती जल्दी आके रेस्ट करो, यहाँ पे रूम की साउंड प्रूफिंग बहुत अच्छी है। वो कंफ्यूज थी क्या, बट मॉम उसे सोने भेज देती है रूम में। जैसे वो अंदर आती है बच्चों के बारे में पूछती है तो कहता है मैंने उन्हें सुला दिया है, तुम बहुत थक गई होगी, तुम भी सो जाओ। और दोनों बेड पे लेट जाते हैं, फिर लाइट बंद कर लेते हैं। वैनियन तो सो गई थी बट मिस्टर जिंग को नींद नहीं आ रही होती। फिर वो थोड़ी सी लाइट जगाकर उसके गले में पड़ा जेट पैंट देखने लग जाता है, तो पहचान लेता है ये 7 साल पहले वाला तो नहीं है, तो कोई और है। इसका मतलब मुझे गलत फहमी हुई थी। वैनियन की अचानक आइज खुलती है, वो बहुत ज़्यादा क्लोज था तो उसकी गलती से उसके एक्शन पे रिएक्शन हो जाता है। बेचारा फिर से ठुक गया था और कहती मेरा वो मतलब नहीं था। तो कहता कोई बात नहीं, तुम सो जाओ। मॉर्निंग में मॉम सबके लिए ब्रेकफास्ट बना के लाती हैं। फिर थोड़ा टाइम बाद मिस्टर जिंग उठ के आता है तो मॉम पूछती तुम्हारी आइज पे क्या हुआ। वो कहता कुछ नहीं, अंधेरा बहुत है ना रात, तो ठुक गया। वैनियन मुझ पा रही थी। मॉम कहती कितने केयरलेस हो तुम। बट डूडू कहता है डैडी बट ये ऐसा क्यों लग रहा है जैसे किसी ने आपको मुक्का मारा हो। डैडी क्या किसी ने आपको पीटा है। एनन कहती किसने आपको बुली किया, बताओ मुझे, मैं उसे ठोक डालूंगी। तो वैनियन को तो फंदा लग जाता है। मॉम सोचते हैं क्या इसे मेरी डॉटर इन लॉ ने पीटा है। बच्चे सोचते हैं मम्मी को हाथ लगाने कौन हिम्मत कर सकता है। वो कहता है मैं बुली नहीं हुआ हूँ, अब चुपचाप सब खा लो। तभी उस सिस्टर को कॉल आता है कि वो 7 साल पहले लड़की का पता चल गया है। मिस्टर जिंग कंपनी का बोलकर जल्दी से वहाँ चला जाता है। मिस्टर जिंग कहता है वाइफ जरूरी काम है, मैं अभी चाहता हूँ कंपनी में। वो कहती है तुम कौन सा बॉस हो। वो कहती तुम्हारा बॉस तुम्हें सही से ब्रेकफास्ट भी नहीं करने देता, और जल्दी से बन पकड़ा देती है तो वो खाता हुआ चला जाता है। असिस्टेंट आकर लिन की फोटो दिखाता है, ये है वो, और इसने वो जेट पेंडेंट भी पहन रखा है। तो वो लिन को बुलाता है कि क्या ये तुम्हारा पेंडेंट है। उस दिखाती है ये वाला। इधर वैनियन को मैसेज आता है कि कुछ गड़बड़ हो गई तो जल्दी से भागती है। मिस्टर जिंग हैरान थे सच में तुम्हारे पास है। तो कहती मैंने पहले बताया था ये मेरा है, मैं उस टाइम टल्ली थी और तुम आ गए, तुमने मुझे कार में खींच लिया और जानबूझ के उसको गिर जाती है, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। तभी वैनियन उन दोनों को ऐसे देख लेती है, ये तुम क्या कर रहे हो। वो कहता वाइफ मेरा भरोसा करो, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है, ये वो 7 साल पहले वाली है, इसने जानबूझ के मुझे अप्रोच किया था, बट मेरे दिल में वाइफ सिर्फ तुम हो। बट वैनियन वहां से चली जाती है। लिन उसका हाथ पकड़ती है तो उसे चेक देने लग जाता है, निकल जाओ यहाँ से। तो कहती मुझे पैसे नहीं तुम चाहिए, बट वो चेक फेंक के चला जाता है। वैनियन आके जल्दी से पैकिंग करने लग जाती है और कहती है मैं बच्चों को लेकर यहाँ से जा रही हूँ, बाकी बात आप मिस्टर जिंग से पूछ लेना। मॉम उसे रोकती हैं बट वो चली गई थी तो बेहोश हो जाती है। मिस्टर जिंग भाग के हॉस्पिटल आता है क्योंकि मॉम हॉस्पिटल में एडमिट हो गई थी। जैसे मॉम को होश आता है वो उसे डांटने लग जाती हैं, तुम दोनों के बीच में क्या हुआ है। तो वो उन्हें पूरी बात बता देता है। तो मॉम कहती मुझे नहीं पता, उसे वापस लेके आ। इधर बच्चे पूछते हैं मम्मी आप हमें कहाँ लेके जा रही हो। वो कहती चिंता मत करो, मम्मी न्यू घर ढूंढेगी। एंड कहती मम्मी डैडी आ गए। वो आने लगता है तो कहती है मुझे तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखनी। वो कहता मानता हूँ मेरी गलती है, प्लीज वापस चलो। तो कहती मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाऊंगी, अपनी उस लिन के पास ही जाओ। तो कहता उसने जानबूझ के खुद को मेरी बाहों में गिराया था, मेरा उसे कोई रिलेशन नहीं है। उसे रोकती है बट वो उसे पकड़ के किस करने लग जाता है और दोनों बच्चे खुश होने लगते हैं। इधर लिन आकर डैड को 10 मिलियन का चेक देती है। डैड बड़ा खुश होते तो कहती है ये तो बहुत कम है, अभी देखना और पैसे मिलेंगे, हम बहुत ज्यादा रिच हो जाएंगे। वैनियन भी मॉम से मिलने हॉस्पिटल आ जाती है। डॉक्टर चेकअप बताता है कि आपकी मॉम को ल्यूकेमिया है। वैनियन कहते अब हम क्या करेंगे। तो डॉक्टर कहता है इसके लिए बोन मैरो की जरूरत है। सचिन कहता है मैं उनका बेटा हूँ, मैं कर सकता हूँ। तो डॉक्टर उसका चेकअप कराने के लिए जाता है। तो डॉक्टर कहता है बट उससे पहले हमें आपका टेस्ट करना होगा और उसे अंदर ले जाता है। बट लिन ने उनकी बातें सुन ली थी
और सोचती है अगर मेरा बोन मैरो मैच कर गया तो मैं इस बात का फायदा उठा सकती हूँ। बच्चे पूछते मॉमी अभी तक ग्रैंडमा उठी क्यों नहीं है। तभी मॉम उठती हैं। वो कहते हैं प्लीज़ आप जल्दी ठीक हो जाइए। मिस्टर जिंग का बोन मैरो मॉम के लिए सुटेबल नहीं था तो वो जल्दी से कोई और सुटेबल बोन मैरो ढूंढने को बोल देता है असिस्टेंट को। वैनियन डॉक्टर को आकर सेड्यूस करने लग जाती है कि तुम झूठ बोल देना कि मेरा बोन मैरो मैच हुआ है। डॉक्टर कहता है इससे तो ओल्ड लेडी की लाइफ रिस्क में आ सकती है। तो कहती कोई बात नहीं और उसे सेड्यूस करने लग जाती है। तो वो डॉक्टर के मिस्टर जिंग को बताता है कि हमें सुटेबल बोन मैरो मिल गया है। मिस्टर जिंग रिपोर्ट देख के एकदम हैरान था। लिन के साथ मैच हुआ है। वैन कहते मॉम का ध्यान रखो, मैं जाके लिन से बात करती हूँ। और फिर वो लिन से हेल्प मांगने के लिए आती है और कहती है बदले में तुम्हें पैसे दे सकती हूँ। लिन कहती है मुझे पैसे नहीं चाहिए, मैं चाहती हूँ तुम मिस्टर जिंग को छोड़ दो और वो मेरे पास आ जाए। वो पूछते हैं कि तुम मेरे हस्बैंड के पीछे क्यों पड़ी हो। तो कहती है क्या तुम्हें उसकी आइडेंटिटी नहीं पता, वो शहर का रिचेस्ट आदमी है, प्रेसिडेंट जिंग। वो एकदम हैरान थी। तो कहती है उसने तुम्हें इसलिए सच नहीं बताया क्योंकि तुम पुअर हो ना, उसे डर था तुम उसके पैसे लेके भाग जाओगे, उसे तुम पे भरोसा ही नहीं है। तो धीरे धीरे वैनियन को सब कुछ याद आने लग जाता है कि क्यों हर बार हर कोई मिस्टर जिंग को बॉस बोलता था। और वो साकर कहती है तुम उसे और कितना झूठ बोलोगे, कभी मुझे प्रेसिडेंट जिंग का ड्राइवर बोला, कभी असिस्टेंट बोला, तुम्हें क्या मैं बेवकूफ लगती हूँ, तो मुझे लालची समझते हो। वो उसे एक्सप्लेन करने लगा था। तो कहती है मुझे कुछ नहीं सुनना अब। लिन का बोन मैरो तुम्हारी मॉम के साथ मैच हुआ है पर उसकी कंडीशन है कि तुम्हें उससे शादी करनी पड़ेगी, इसलिए हम डाइवोर्स कर रहे हैं ताकि तुम उससे शादी कर लो। वो कहता मैं उससे शादी नहीं करूंगा, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। दोनों बच्चे उनकी बातें सुन रहे होते हैं कि मम्मी डैडी में फिर से झगड़ा हो गया, जरूर उस बुरी आंटी ने कुछ किया है, तो हमें मम्मी डैडी की हेल्प करनी चाहिए। और फिर वो भागकर नर्स के पास जाते हैं, प्लीज हमारा चेकअप कर लो, हमारी ग्रैंडमा बहुत बीमार है, हमें उनको अपना बोन मैरो देना है। नर्स कहती है ये बड़ों को देखने दो। तो कहते नहीं नहीं हमें अपनी ग्रैंडमा को बचाना है, उनकी लाइफ रिस्क में आ जाएगी। तो नर्स भी मान जाती है। वैनियन मिस्टर जिंग को भगा देती है बट तभी वो अपने जेट पैंट देखती है, तब उसे याद आता कि ये तो मेरा नहीं है और वो समझ आती है लिन ने उसका जेट पैंट चुरा लिया। इतने बच्चे भागकर आते हैं कि मम्मी हम ग्रैंडमा को बचा सकते हैं। तो नर्स कहती इन बच्चों का ओल्ड लेडी के साथ बोन मैरो मैच हो गया। वैनियन हैरान थी कैसे मैच हो गया, इसका मतलब मॉम सच में बच्चों की ग्रैंडमा है और वन नाइट स्टैंड वाला मिस्टर जिंग था। तभी तो लिन ने इतना बड़ा झूठ बोला और मेरे जेट पैंट चुराया। और वो भागकर सब जने मॉम के पास आते हैं। बच्चे कहते हैं ग्रैंडमा हम आपको बचाएंगे। मिस्टर जिंग हैरान था तो बताती है कि बच्चों का बोन मैरो मैच हुआ है। वो पूछती है तुम्हारे पास क्या प्रूफ है कि लिन वो 7 साल पहले वाली थी। वो कहता है वो जेट पेंडेंट। तो बताती है कि लिन ने मेरे जेट पेंडेंट चुराया था और जिसे तुम ढूंढ रहे हो वो मैं हूँ। वो कहता है अगर तुम वन नाइट स्टैंड वाली हो तो यानी बच्चे मेरे हैं। ग्रैंडमा तो बहुत ज्यादा खुश हो जाती हैं। वैनियन ने असिस्टेंट को बोलकर डीएनए टेस्ट करवाया था और प्रूव हो जाता है कि बच्चे मिस्टर जिंग के ही हैं। वो कहता सॉरी मैंने तुम्हें पहले नहीं पहचाना और तुम्हें इतना कुछ सहन करना पड़ा, अब मैं तुम्हारे साथ बिल्कुल भी कुछ बुरा नहीं होने दूंगा, प्लीज मुझे चांस दे दो। बच्चे भी कहते डैडी को माफ कर दो। तो कहते ठीक है बच्चों को खातिर दे देती हूँ। तो वो थैंक यू बोल के उसे हक कर लेता है। ग्रैंडमा बहुत खुश होती है और असिस्टेंट को बोलती है उस लिन ने इतना बड़ा झूठ बोला है, उसे जेल भिजवा दो। फिर नेक्स्ट सीन में ग्रैंडमा की सर्जरी हो रही होती है जो सक्सेसफुल होती है। तो सब लोग बहुत खुश होते हैं। कुछ टाइम बाद मिस्टर जिंग और वैनियन की शादी होने लग जाती है। बच्चे कहते हैं मम्मी डैडी कितने ब्यूटीफुल लग रहे हैं। वो सबके सामने घुटनों पर बैठ के उसे रिंग दिखा के प्रपोज करता है। वो हाँ करती है तो उसे रिंग पहना देता है और दोनों हक कर लेते हैं। जबकि सब लोग बहुत ज्यादा क्लैपिंग कर रहे थे और उन्हें किस करने को बोलते हैं। वो दोनों पहले तो शर्माते हैं और फिर किस करने लग जाते हैं। तो मॉम कहती है फाइनली मेरा सपना पूरा हो गया। और इसी के साथ इस स्टोरी का एंड हो जाता है। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक शेयर और कमेंट करते जाना। तो बस थोड़ा सा इंतजार करना, फिर मिलेंगे न्यू स्टोरी में।